स्वागत है दोस्तों आपका आज्ञा लाइव के एक और अंक में। आज हमारे साथ जुड़े हैं कलाकार प्रियोम तालुकदार, जिनकी जन्म भूमि है आसाम और कर्म भूमि है दिल्ली, जहां पर वो एक सहायक प्राध्यापक के रूप में ग्राफिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं ललित कला महाविद्यालय में। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो एक गेस्ट लेक्चरर हैं ग्राफिक्स डिपार्टमेंट में। और हमें बहुत खुशी है कि आज हम उनसे जुड़ पाएंगे, बात कर पाएंगे। साथ ही आपको एक बार याद दिला दें, अज्ञे लाइव कार्यक्रम अज्ञे विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म के मंच से संचालित है और विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म के निर्देशक, उसके संस्थापक भारत कुमार जैन, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, उनके द्वारा एक शो क्यूरेट किया जा रहा है अज्ञे इंटरनेशनल 2021। इसी शो से जुड़े कलाकारों से हम कला वार्ता कर रहे हैं। उनसे चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कलाकार को, उनके परिवेश को, उनकी पृष्ठभूमि को और बेहतर समझ पाएं। हम स्वागत करेंगे सबसे पहले भारत कुमार जैन का। क्यूरेटर हैं शो के, कलाकारों से बातचीत कर रहे हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं। कुछ पंक्तियों से उन्होंने आज कलाकार के कार्यशैली को, उनकी कलाकृतियों को बांधने का प्रयास किया है। जानने की कोशिश करते हैं भारत से, क्या सोचते हैं वो कलाकार के बारे में, उनकी कलाकृतियों के बारे में, उनकी छवियों से किस तरह की भावनाएं वो ले पाए हैं, जोड़ पाए हैं और हमारे साथ साझा करते आए हैं। स्वागत है भारत आपका। धन्यवाद प्रतीक जी। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के कलाकार श्री प्रियम तालुकदार जी का। वो मेरे सीनियर भी रहे हैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज एक ऐसा इस मंच के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उनसे कभी खैरागढ़ में बातचीत हुई है, पर इस तरीके से एक आर्ट के पर्पस से इस लेवल पे जाके उनकी चीजों को समझने का ऐसा मौका मुझे पहले कभी नहीं मिला। और चूंकि आज हमारी बात है, हम उनसे खुद जानेंगे काम के बारे में। और जिस तरीके से आपने कहा है तो मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि बहुत पहले से, बहुत लंबे समय से, करीब 10-12 सालों से मैं उनको जानता हूँ और उनके काम को मैंने करते हुए देखा है। उन्हें कितनी लगन और मेहनत के साथ वो काम करते हैं, एक ही काम पे कई दिनों तक वो काम करते हैं। वुडकट में उनका काम है, बहुत पेशेंस है उनके काम में। और हम जब कॉलेज टाइम पे भी थे तो बहुत जिस तरीके से टेक्निकली बातें हमें सिखाते थे, और वुड कट में एक कलर प्रिंट को लेना कितना डिफिकल्ट काम होता है, पर वो इतने मल्टी कलर में काम करते हैं और उनका काम इतना सधा हुआ काम है। विषय की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि विषय क्या होता है, कलाकार जैसे जैसे आगे जाता है तो विषय बदलते जाते हैं। पर टेक्निक एक ऐसी चीज होती है कि वो एक टूल्स है, वो कलाकार यदि छोड़ दे तो फिर विषय कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए उनका एक टूल्स है, वो टेक्निकल पार्ट बहुत स्ट्रांग है जो मैंने उनके काम में देखा। और हम बात यदि अब विषय की करें तो जिस तरीके से उनसे काम के बारे में चर्चा हुई तो वह अपने असम के कल्चर से काफी प्रभावित हैं। साथ ही आज का समकालीन जो वातावरण है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य मशीनीकरण किस तरीके से जो है मानवीय जीवन पर हावी होता जा रहा है, और उससे जो प्रभाव है हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है वो एक अहम मुद्दा है। कितने लोग जो है उससे जूझ रहे हैं, और कई जगह पर एक जगह पे उसका एक अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है, पर उसका एक बुरा बुरा प्रभाव भी है। कहीं ना कहीं वो नेचर के साथ भी अपने काम को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर उनके कंपोजिशन सेंस में मैं देख पाता हूँ कि नेचर को बहुत एक न्यून, एक मिनिमम पार्ट में वो कहीं पर रखते हैं, जबकि उनके काम में एक सैरिलिज्म, एक अति यथार्थ के तौर पे कहीं मशीनों का एक जो आकार है तो वो प्रभावित अपने उनके कल्चर से, पर उसमें भी एक जो नेचुरल लावण्य, एक जो देखने को मिलता है उनके काम में, वो नेचर से ही प्रभावित है। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उनका काम का जो मुख्य विषय है वो आधुनिकता और प्रकृति, इन दोनों के सामंजस्य से कुछ मिला जुला है। जी जी भारत, बिल्कुल आपने सही कहा। साथियों, जो कलाकार साथी हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि ये कार्यक्रम अज्ञे लाइव, इसका
करने का एक कारण और इसका एक करने की इसकी शैली में एक खास बात यह है कि यहाँ कलाकार ही आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसको हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। हमारे दर्शकों में जो लोग कलाकार नहीं हैं या जो प्रिंट मेकिंग के बारे में अधिक नहीं जानते, उनको एक बार हम बताना चाहेंगे कि प्रिंट मेकिंग जो छापा कला है दोस्तों, इसमें एक सरफेस को तैयार किया जाता है और उस सरफेस से फिर एक उसकी छवि को लिया जाता है, छापा जाता है किसी कागज़ पर या किसी भी एक सरफेस पर, किसी एक सतह पर। इसीलिए प्रिंट मेकिंग में एक खास तरह की कुछ खास तरह की परेशानियाँ और कुछ खास तरह की कुशलता की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप अपने अपने कार्यों को आपको काफ़ी हद तक आपकी कल्पना में ही काफ़ी समय तक रखना होता है, और रंगों के मिश्रण को और कई तरह की बारीकियाँ हैं। हम एक ऐसे कलाकार से आज मिलने वाले हैं दोस्तों, जिनके कार्य देखकर आप अचंभित होने वाले हैं, क्योंकि उसमें आपको रंगों की अनेक लेयर्स देखने को मिलेंगी। दोस्तों, प्रिंट मेकिंग में लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और हम ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए पूरी उत्सुकता के साथ हमारे कलाकार का आज स्वागत करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने चुनाव किया आगे विजुअल आर्ट प्लेटफ़ॉर्म के साथ अपनी प्रदर्शनी को करने का, और हम उनको बधाई देना चाहेंगे। साथ ही साथियों, हम आपको एक बार और याद दिला दें कि जो 60 कलाकार हमारे मंच से प्रदर्शित किए जा रहे हैं, इनका चुनाव दुनिया भर से, देश-विदेश से आई 700 से अधिक एंट्रीज़ में से एक जूरी के माध्यम से चयनित की गई हैं, और बहुत से अनेक अच्छे कलाकार चयनित नहीं भी हो पाए हैं, किंतु जितने लोग हमसे अभी जुड़े हैं, हम बहुत खुशी के साथ और बहुत गर्व के साथ आपसे उनको मिलाने का ये कार्यक्रम यूँ ही बदस्तूर जारी रखेंगे। साथियों, हम यहाँ स्वागत करेंगे हमारे आज के कलाकार प्रियम तालुकदार का। प्रियम, स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद आप प्रतीक जी का और भरत का, जो मेरे जूनियर रह चुका है खैरागढ़ में। काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ, हम दोनों में भी बातचीत होती रहती है। तो ये जो मंच आप लोगों ने तैयार किया है, ये बहुत ही अच्छा मंच है मुझे लगता है, क्योंकि अभी इस टाइम पे जब ऑफलाइन सारे चीज़ें बंद है, तो ऑनलाइन का इस तरह से प्रोग्राम करना और इतने बड़े पैमाने पे करना, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए तो। और धन्यवाद, मुझे धन्यवाद। इसमें पार्टिसिपेट होके भी बहुत अच्छा लगा, और मेरा सिलेक्शन हो उसके लिए भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसलिए मैं आपके पूरे टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह से ही विजुअल आर्ट को लेकर कार्यक्रम करते रहे। तो हम सबकी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। जी, तो जी। आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम प्रियोम है और मैं बेसिकली आसाम से बिलोंग्स करता हूँ, और बहुत दूर तक नहीं खींचूंगा मैं अपने आप को, क्योंकि पहले जैसे बेसिक्स हम लोगों का होता है, तो हम लोग बचपन में कुछ नहीं पता होता है कि करना क्या है एक्चुअली। तो मुझे तो बैचलर जब मैं डिग्री स्टार्ट किया था, तो उस टाइम भी मुझे पता नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ या करना क्या है। मुझको लगता था कि कॉलेज जाएंगे, डिग्री लेंगे, वापस घर चले जाएंगे, आर्ट स्कूल खोल के बैठ जाएंगे वहां पे। तो जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, तो चीजें जुड़ता गया, उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें जुड़ता गया। फिर मैं बैचलर्स पास आउट हुआ, और आसाम में आप सबको पता ही है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, और खासतौर पे प्रिंट मेकिंग के लिए तो बहुत ही कम स्टेज है वहाँ पे। तो लकीली मुझे वहाँ पे प्रमोद बरुआ भैया मिल गए थे, जो मेरे सीनियर थे। तो वो जब खैरागढ़ गए, तो बस वही एक नाम पता था कि खैरागढ़ है, वहाँ पे प्रिंट मेकिंग बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद पता चला कि शांति निकेतन में भी है। तो पहले हम लोग खैरागढ़ चले जा चुके थे, और मुझे वहाँ पे सीट भी मिल गया था। तो मैंने अपने लाइफ को, मतलब प्रिंट मेकिंग क्या है, खैरागढ़ में जाना प्रॉपरली, कि इतने सारे चीजें होता है खैरागढ़, मतलब प्रिंट मेकिंग में। तो खैरागढ़ मेरे लिए बहुत ही एक, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ कि मेरे लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है, वहीं से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले मैं आसाम में सिर्फ डिग्री लिया था प्रिंट मेकिंग का, लेकिन जो प्रिंट मेकिंग था मेरा स्टार्ट हुआ है खैरागढ़ से। और वहां से जो मेरा कलर सेंस हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ड्राइंग्स हो गया, मतलब जो भी मैंने डेवलप किया, खैरागढ़ से मैंने डेवलप किया। और मेरा जो बैचलर्स का 5 साल था, वो तो बस मैंने काम किया, बस उसमें मेरे पास एनर्जी था और उसके अलावा कुछ नहीं था। तो बाकी जो डेवलपमेंट हुआ, मेरा खैरागढ़ से डेवलपमेंट हुआ। और टेक्निकली बात किया जाए तो ऑलमोस्ट जितने भी टेक्निकली टर्म्स है प्रिंट मेकिंग के, जितने भी मीडियम्स है, ऑलमोस्ट सारे मीडियम्स में मैं काम कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट सारे। और थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे सब में है।
बट वुडकट को मैंने इसीलिए ज़्यादा प्रेफर किया क्योंकि आसाम में क्या होता था, वहाँ पे बाकी टेक्निकल मीडियम्स नहीं थे हम लोग के वहाँ पे, और टेक्निकली उतना अच्छा भी नहीं था चीज़ें वहाँ पे। तो वुडकट क्या वहाँ पे नेचुरली वुड मिल जाता था, तो हम लोग बचपन से वुडकट ही करके आ रहे थे। और जब मैं खैरागढ़ गया वहाँ पे, तो जाने के बाद मुझे लगा कि वुडकट एक अच्छा मीडियम है एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं दिन में क्या डिपार्टमेंट में जाके बाकी जो मीडियम्स है उसमें काम करता था, और रात को रूम पे आके मैं वुडकट करता था। तो एक दिन कॉलेज भी मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात को वुडकट मेरा कंपलसरी था कि करना ही करना है रूम पे आने के बाद। तो उसके बाद से एक जो मतलब एक क्रेजी आया कि नहीं वुडकट तो करना ही करना है, बाकी कुछ हो ना हो। तो वो चीज मुझे बहुत ही मतलब बहुत ही फायदा हुआ मुझे उस चीज से, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे पढ़ाई हो गया, खत्म हो गया, पास आउट होने के बाद वो लोग स्टूडियो की वजह से काम नहीं कर पाते अदर्स मीडियम पे। तो मेरे लिए वो एक प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे स्टूडियो की उतना जरूरत नहीं पड़ा। पास आउट होने के बाद भी मैं अपने रूम पे या जहाँ पर भी वो स्पेस लेके वहाँ पे मैं अपना वुडकट कंटिन्यू करता गया। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट रहा कि मैंने मीडियम भी अच्छा चुना, और उस वजह से हो सकता है कि आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ उस मीडियम की वजह से। तो मैं उस मीडियम को हमेशा ही अपने पास रखना चाहता हूँ, और उस मीडियम में जब तक हो सके, मेरा जिंदगी जब तक साथ दे, मैं उसी मीडियम को छोड़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं आज जहाँ भी खड़ा हूँ, जो भी हूँ, मैं सिर्फ उसी मीडियम की वजह से हूँ। साथियों, आपको यहाँ एक बार बताएंगे कि वुडकट माध्यम में होता है क्या है कि एक लकड़ी की सरफेस होती है, एक सतह होती है जिसपे आपको उसको छीलना होता है। कुछ औजार होते हैं जिनके माध्यम से उनको छीला अलग जाता अलग है, टूल्स से, हाँ। और वहाँ पर जब एक गैप्स बनते हैं लकड़ी के जिसमें इंक नहीं पहुँचती है, बाकी जगह पर इंक लगाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि कलाकार को ये सब पहले से ही प्लान आउट करना होता है। कलाकार को साथ ही छापा कला में एक और बारीक बात यह है कि आपके जो प्रिंट्स होते हैं अक्सर वो रिवर्स निकलते हैं। तो अलग उल्टे, अलग हाँ, तकनीकें रिवर्स हो हैं। जाते हम हैं। कलाकार से उनके संदर्भ और विषय वस्तु पे तो ज़रूर बात करेंगे, हम साथ ही ये भी चाहेंगे कि वो इस माध्यम से हो सके तो कुछ ऐसी गूढ़ बातें तकनीक के बारे में और इस तरह की जो परेशानियां जो तकनीक खासकर देती है उस पर भी ज़रूर हमसे बातें शेयर करें। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वुडकट उनको बहुत प्रिय है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी कुछ ऐसी बातें हमें उनसे आज जानने को मिलेगी जिससे विद्यार्थी, कला के जो शोधार्थी हैं या जो कला को एक शौक के रूप में आगे प्रिंट मेकिंग में कुछ करना चाहेंगे, उनको यहाँ से कुछ न कुछ ज़रूर प्रेरणा मिल पाए। जैसे हम लोग मेनली जो काम करते हैं, जो एक सॉफ्ट वुड होता है, खम्मा वुड बोलते हैं, जो आसाम में अवेलेबल होता है, और खैरागढ़ में भी मैं था तो वहां पर भी मिल रहा था। बट मैं जब से दिल्ली आया हूँ, तो जी जी जी। दिल्ली में आने के बाद से यहाँ पे वो वुड अवेलेबल नहीं है दिल्ली में। तो उस वजह से दिल्ली में यहाँ पे क्या होता है, एमडीएफ का बोर्ड होता है, तो एमडीएफ के बोर्ड में फिर हम लोग को करना होता है। जी 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 जी। तो नेचुरल वुड और एमडीएफ के बोर्ड, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है कि जो नेचुरल वुड होता है वो ग्रेन्स होता है, उसमें एक नेचुरल ग्रेन्स होता है। तो आप उसमें कितना भी काम करेंगे वो, या जितना भी कलर लेते हैं, तो वो फ्लैट नहीं होता है। और एमडीएफ बोर्ड में क्या होता है कि आप जैसे 4-5 कलर ले लेते हैं ना, तो उसके बाद एक फ्लैट सरफेस आ जाता है वहां पे। जी तो उस वजह से कभी कभी क्या होता है, एमडीएफ में उतना मजा नहीं आता जितना नेचुरल वुड में मजा आता है। तो मैंने इन दोनों में काम किया है ऑलरेडी, एमडीएफ में भी काम किया और वुड में भी काम किया, तो मुझे वुड बहुत बेटर लगता है। और अगर एमडीएफ में आपको काम करना है तो आप कम कलर के साथ काम कीजिए वहां पे, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। बट एमडीएफ में एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको काटने में थोड़ी आसानी होगी नॉर्मल वुड से। जो नेचुरल वुड होता है उसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कि पहले टफ लगे, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है। बट ओके एमडीएफ में आपको बेसिक्स लर्निंग के लिए तो एमडीएफ आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आप एमडीएफ ट्राई कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उसमें। ओके। बहुत बहुत ज़रूर, आपने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ दी हमें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ऐसा सवाल होगा जो अक्सर शुरुआती जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो शुरुआत करते हैं, उनको ये, क्योंकि सरफेस की हार्डनेस और सॉफ्टनेस काफ़ी मायने रखती है दोस्तों, क्योंकि वुडकट में आपको काम करने के लिए बहुत ताकत और बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। तो प्रियम, आपके कार्यों की जो विषय वस्तु है
उसको साझा कीजिए ताकि हम और गंभीरता से और गहराई से आपके काम की जो प्रेरणा रही है या आपके काम के जो संदर्भ हैं उनको और गहराई से टटोल पाएँ। तो मैं इसको थोड़ा लंबे डिस्क्राइब कर सकता हूँ ना काम को? हाँ, हाँ, थोड़ा बिल्कुल, सा बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे मैंने बैचलर्स में जिस तरह से काम स्टार्ट किया था वहाँ पे करना, तो वहाँ पे एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है एक्चुअली। तो वहाँ पे क्या होता था, मैक्सिमम डिजाइनिंग जो चीजें होता था, जो नेगेटिव चीजें होता था, जैसे स्कल हो गया, कब्रिस्तान हो गया, या जो भी ऐसे चीजें होता था जो डिजाइन बेस होता था ज्यादातर, तो वो सब चीजें बहुत अच्छे लगने लगता था पहले। मतलब वो सब चीजें बहुत जल्दी आपको भा जाता था, नहीं ये अच्छा लगता है, चलो इसको करते हैं। लेकिन उसमें कोई सेंस नहीं था उस तरह से करने के बीच में। तो वहाँ पे तो मेरा 5 साल निकल गया। फिर मैं जब खैरागढ़ आया मास्टर्स करने के लिए, तो वहाँ पे जैसे मैंने माहौल चेंज किया, तो वो नेगेटिव माहौल से एक पॉजिटिव माहौल मिला मुझको वहाँ पे। और उस माहौल में फिर मैंने अपने आप को देखा कि मैंने जो नेगेटिव एलिमेंट्स यूज किए थे अपने काम पे, तो उसमें से भी मुझको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें मिलने लगे। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने कुछ नेगेटिव चीज होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें हो रहा है मेरे साथ, और मेरे लाइफ के साथ भी हो रहा था। मैं डेवलप कर रहा था, नई चीजें सीखने को मिल रहे थे, तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव चीज आ गया था मेरे अंदर भी। तो मैं उस नेगेटिव चीजों के बीच में भी पॉजिटिव चीजों को ढूंढ पा रहा था। तो मैंने उस तरह से काम करना स्टार्ट किया। और खैरागढ़ में जब मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे जो मशीन्स का जो प्रभाव था, मतलब मैंने देखा कि हर जगह पे मशीन ही मशीन यूज किया जा रहा है वहाँ पे। मतलब हर एक छोटे छोटे बड़े काम के लिए मशीन का यूज होता है। तो वो बहुत ही मतलब मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि हम लोग आसाम में जिस टाइम थे वहाँ पे 6 से 7 घंटे लाइट नहीं रहते थे। तो हम लोग मैनुअली बहुत काम करते थे। जैसे आपको एक वुड पॉलिश करना होता था, तो हम लोग मिस्त्री के पास जाते थे, वो बंदा घिस घिस के उसको पॉलिश करता था। तो बहुत ही मेहनत था। और जबकि मैं खैरागढ़ में गया तो वहाँ पे ऐसे ग्राइंडर चलाया, 2 मिनट में पॉलिश होके आ गया वुड वहाँ पे। तो ये सब चीजें मुझे बहुत ही मतलब अचंभित करता था कि हफ्तों भर महीने तक लाइट नहीं जाता था वहाँ पे। तो इस वजह से मशीन मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करने लगा खैरागढ़ में जाने के बाद। तो मैंने उस चीज को अपने काम के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश किया कि मशीन किस तरह से अपने लाइफ को आसान कर देता है। तो मैंने उस चीज को लेकर काफी सारे काम किए वहाँ पे शुरुआत में जाने के बाद। बट जब मैं मशीन्स को लेकर काम कर रहा था वहाँ पे, तो मुझे एक चीज ये भी दिखाई दिया कि इस मशीन्स की वजह से आज काम तो आसान हो रहा है, जल्दी भी हो रहा है, बट इससे कुछ मतलब काफी कुछ नेगेटिव प्रभाव भी जो है हमारे समाज में या हमारे लोगों में या हमारे जो नेचर है उसमें पड़ रहा है। तो उसकी वजह से एक तो क्या होता है कि लोग होते हैं कि थोड़ा आलसी हो जाते हैं, चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, थोड़ा ही तो काम है, मेहनत कम है इसमें। फिर उस वजह से क्या होता है, जो नेचर होता है, नेचर के ऊपर भी बहुत हार्म को मतलब बहुत ही हार्मफुल होता है। मतलब आपका पॉल्यूशन हो गया या बाकी जो चीजें हो गया उसको हार्म पहुंचाने वाले। तो उस चीज से भी मुझे थोड़ा सा मतलब हर्ट फील हुआ कि नहीं ये तो गलत है। मतलब मशीन है, चलो ठीक है काम तो आसान हो रहा है, बट इससे हम लोगों को नुकसान भी हो रहा है। तो हम लोग जितना जरूरी है उतना ही यूज करें, उससे ज्यादा तो यूज नहीं कर सकते उस चीज का। तो मैंने फिर उसका नेगेटिव जो वो है उसको दिखाना स्टार्ट किया वहाँ पे, जो मशीनिज्म का नेगेटिव वो है। तो उसको लेकर भी मैंने काफी सारे मतलब वहाँ पे उस पैटर्न में काम किए। बट काम मेरा मशीन के ऊपर काम लगा रहा मेरा। फिर मेरे काम में चेंजेस आया थोड़ा सा 2013 में, 2013 में जब आसाम में एक इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पे कुछ कम्युनल राइट्स हो गए थे। तो मैं लगभग 2-2.5 महीने आसाम पे था उस टाइम पे। तो वो मेरे दिमाग में बहुत ही बुरी तरीके से स्ट्राइक किया वो सब चीजें, कि ये सब चीजें ऐसे क्यों हो रहा है, या मतलब बहुत ही एक डिस्टर्ब हो गया था मैं उस टाइम पे। लगभग 1.5-2 महीने के आसपास में वहाँ पे था। तो मैंने जब वापस लौटा वहां से, रिटर्न आने के बाद मैंने उन सब चीजों को ड्राइंग में कन्वर्ट किया। फिर मेरे पास पेपर कटिंग्स थे, फोटोग्राफ्स थे, फिर मैंने स्केचेस बनाए। तो मुझे लगा कि ये एक चीज है जो मुझे प्रेजेंट करना चाहिए। तो मैंने फिर सोचा कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। और फिर मैंने उस वो जो चीज था जो भी मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था, उन सब चीजों को लेकर मैं फिर अपने जो मशीनिज्म था उन दोनों चीजों को ऐड करके काम करने की कोशिश किया। लगभग 2-3 साल तक मैंने उसी सब्जेक्ट के ऊपर काम किया। तो फिर उसके बाद जब मैं 2-3 साल बाद जब मैं रिटर्न आसाम चला गया, तो आसाम जाने के बाद फिर मुझे वहां पे जब गया, तो जाने के बाद फिर मैंने देखा कि जो नेगेटिव वे थे, मतलब जैसे मारकाट वाली जगह था या जो माहौल था, वो
चेंज हो गया था उस टाइम तक, मतलब लोग उस माहौल से उभर के आ चुके थे, पॉजिटिव बातें करने लगे थे, अच्छी बातें करने लगे थे। तो वो देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं यार, मतलब एक नेगेटिव चीजों को लेकर कब तक काम करते रहेंगे, जो टाइम चला गया वो चला गया, तो अभी आगे बढ़ने का टाइम है। तो फिर मैंने उस नेगेटिव वे को छोड़ के फिर मैंने देखा कि उससे पॉजिटिव और क्या निकल के आ सकता है। तो मेरा ध्यान उस टाइम पे हमारे जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उन सब चीजों के ऊपर गया, जो ट्राइबल एलिमेंट्स है। तो फिर मैंने उन सब चीजों को फिर अपने काम करना स्टार्ट। और मेरा वो मेरा स्टार्ट हुआ था, जो कोक स्टूडियो होता है ना, या एक म्यूजिकल प्रोग्राम है कोक स्टूडियो इंडिया करके। जी तो जी वो लोग जो फ्यूजन के ऊपर जो काम कर रहे थे, तो उस चीज से मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि उन लोगों ने ट्राइबल एलिमेंट्स को भी उठाया, फिर आपका इसमें क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल एलिमेंट्स को भी उठाया, फिर जो कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंट है उसको भी यूज किया। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो एग्जैक्ट उसके साथ मिक्स हो रहा था, तो उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था, और मैंने भी अपने कामों को उसी तरीके से प्रेजेंट करना फिर स्टार्ट कर दिया। कुछ एलिमेंट्स उठाए मैंने अपने ट्रेडिशन से, कुछ एलिमेंट्स अपना ऐड किया। मशीनिज्म को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मशीनिज्म अभी पार्ट ऑफ लाइफ है, उसके बगैर हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। तो अभी प्रेजेंट के टाइम में भी मैं उसी, वही जो मेरा कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पे मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ अभी भी। जी। तो आप जो म्यूजिकल बैंड कोक स्टूडियो के बारे में बता रहे हैं कि उनका जो काम करने के जी पीछे की जो उनकी प्रेरणा रही है जो भी, और उसी तरह की प्रेरणा जी आप भी अपने अपने काम के पीछे देख रहे थे। तो आपके जी। जो इमेजेस हैं इसमें संगीत संगीत की तरह देखते हैं आप उसको, या आप इसको इस तरह कहेंगे कि उन्होंने उसको संगीत का रूप दिया और आपने उनको छवियों का रूप दिया, इस तरह से कहेंगे, किस तरह से आप? हाँ, मैंने तो अपने काम को छवियों का रूप दिया। हम्म, तो लेकिन जो इंस्पिरेशन था मेरा उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस के, मतलब उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस था, कि वो लोग जिस तरह से मतलब ट्राइब्स को भी ऊपर लेके आ रहे हैं, कंटेम्पररी को भी लेके जा रहे हैं, तो दोनों को मिला के जो फ्यूजन कर रहे हैं, तो मेरा भी मेन मोटो वही था कि मैं भी कुछ एलिमेंट्स को जो दबे हुए हैं, जिसके ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ है या बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, उस एलिमेंट को बाहर निकाल के कंटेम्पररी लेवल में उसको प्रेजेंट करना चाह रहा था। जी जी जी। तो साथियों देखिए, यहाँ पर कलाकार अपने काम को जब अपने काम तक पहुँचते हैं, अपनी छवियों तक पहुँचते हैं, अपनी कलाकृतियों को हमारे सामने जो हम ला पाए हैं, वो उसके पीछे किस तरह से उनकी ऑब्जर्वेशंस और उनके जो उनकी मान्यताएं रहें, या हम कहें कि उनको जो भी वो जिस चीज़ के लिए वो उत्सुक है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव को कलाकार देख रहे हैं समाज में, और मशीनों का आगमन देख रहे हैं, फिर मशीनों से किस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव को समझा जा सकता है, किस तरह से नेगेटिव को पॉजिटिव किया जा सकता है, इसी तरह की भावनाओं को लेकर कलाकार सोचते हैं अक्सर। और अक्सर हम ऐसे कलाकारों से रूबरू जब होते हैं तो मन में ये विचार रहता है कि ऐसे कलाकारों को सबके सामने हम ला पाएँ। साथियों, हम कलाकार जब आपस में मिलते हैं, हम साथी जब आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसी तरह की कई बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके सामने उसका एक अंश ला पाएँ। तो यहाँ पर कलाकार प्रियोम हम हमसे अपने काम साझा कर रहे हैं आज, और अपने काम के साथ उनका जो जीवन चक्र जुड़ा है, किस तरह से उन दोनों का एक समन्वय वो लेकर चलते हैं, इसके बारे में बड़ी खूबसूरती से भारत कुमार जैन जो क्यूरेटर हैं हमारे शो के अगेन इंटरनेशनल 2021, वो भी अपनी पंक्तियों में बहुत खूबसूरती से उनके कलाकृतियों को हमारे सामने शब्दों में पिरोते हैं। और हम भारत से फिर से आगे आने वाले समय में ज़रूर पूछेंगे कलाकार के कलाकृति और उनके वक्तव्य को सुनकर उनकी क्या, वो हमसे क्या नया कहेंगे, क्या वो साझा करेंगे, उसका इंतज़ार करते हैं। अभी हम कलाकार से फिर से एक बार जानना चाहेंगे कि आगे वो हमसे साझा करते रहें अपनी बात। तो प्रियम, हम इस स्लाइड से आगे चलें, या बताइए आप किस तरह से नहीं, दिखाएं? आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बताते रहिएगा तो फिर मैं उस हिसाब से मूव करता रहूँगा, ठीक है? अभी क्या है, हमारे पास फर्स्ट मीटिंग का 10 मिनट बाकी है, ओके? फिर विल कम बैक, जी बट विल ट्राई टू ऑल्सो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू लिसन टू यू, बट विल ट्राई टू ऑल्सो go with the images, okay? Okay,
देन जी, होपलेस थॉट्स अभी स्क्रीन पर है। आप इंस्टॉलेशन वर्क आपके पास है क्या, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली भेजा था, मैं उसमें थोड़ा सा बात कर लेता था फिर। ठीक है, मैं चलता हूँ। एक बार जो मैं ब्लॉक्स वर्क थे मेरे। ये सब वर्क्स जो हैं आपके, आपने जो मुझे इमेजेस भेजे हैं, फाउंडेशन ऑफ लाइफ है एक हाँ हाँ वर्क, ये इंस्टॉलेशन है सर। जी, ये नहीं, इसके बाद आप और वो कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट, और एक नेक्स्ट कीजिए, हाँ बस ये वाला। ओके साथियों, अभी स्क्रीन पर आप देख पा नहीं रहे हैं। ओके, ये वाला सरफेस प्रिंट्स विद एचिंग एंड वुड कट। जी, ओके साथियों, अभी आप स्क्रीन हाँ पर देख पा रहे हैं सरफेस प्रिंट विद एचिंग एंड वुड कट। तो कलाकार से हम यहाँ आग्रह करेंगे कि वो हमें समझाएं इस छवि में वो क्या क्या कह रहे हैं। ये काम एक्चुअली मैंने जब मैं ललित कला एकेडमी रिसर्च स्कॉलरशिप मेरा चल रहा था, तो मैंने उड़ीसा में उस टाइम भुवनेश्वर में मेरा सेंटर था, तो मैं सेंटर में उस टाइम पे काम कर रहा था। तो उस टाइम पे जब मैं काम कर रहा था वहाँ पे, तो काफ़ी सारे नए चीज़ें मुझको मिला, क्योंकि वहाँ पे स्टूडियो बहुत खाली था वहाँ पे। और मैंने 2010 में ही खैरागढ़ से पास आउट हो चुका था, तो लगभग 3-4 साल से मैं स्टूडियो में काम नहीं कर पा रहा था, तो अपने रूम पे ही काम कर रहा था। जब मैं उड़ीसा गया तो वहाँ पे मुझको दोबारा से ऐसा लगा कि मैं दोबारा से कॉलेज ज्वाइन कर लिया हूँ, मतलब इतना वहाँ पे फैसिलिटी मिला मुझको काम करने के लिए, तो पूरा स्टूडियो खाली पड़ा हुआ था। तो मैंने वहाँ पे मतलब बहुत सारे मीडियम्स के ऊपर ट्राई किया, मेजोटिन पे ट्राई किया, लिथोग्राफी तो मैं करता ही था पहले, फिर एम्बॉस के ऊपर काम किया मैंने, विस्कोसिटी के ऊपर काम किया, तो जितने भी टेक्निकल मीडियम थे तो मैंने सबको वहाँ पे टच करने की कोशिश किया, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छा था, मटेरियल्स भी ऑलमोस्ट सारे अच्छे थे वहाँ पे काम करने के लिए। तो ये जो मेरा काम है ये उसी कड़ी का एक पार्ट है। तो मैंने एक्सपेरिमेंटल प्रिंट किया था वहाँ पे, तो मैं देख रहा था कि 2 या 3 मीडियम मिला के किस तरह से काम निकाला जा सकता है वहाँ पे। तो उसी दौरान जब मैंने काम कर रहा था, तो सरफेस प्रिंट का मतलब होता है कि जो टॉप सरफेस होता है हम उस सरफेस को यूज करते हैं बिना उसको तोड़े मरोड़े। जैसे वुडकट में हम लोग उसमें कार्विंग करते हैं, लिथोग्राफी में ड्राइंग करते हैं, एचिंग में प्लेट को बाइट करते हैं। बट ये जो मैंने सरफेस था ये एक तरह का कोलोग्राफी बोल सकते हैं, बट कोलोग्राफी अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये जो सरफेस था, मैंने सरफेस को नेचुरली जैसे होता है तो उसको नेचुरली ही मैंने प्रेजेंट किया, उसमें मैंने कुछ खास चीजें ऐड नहीं किया। बस उसका जो टेक्सचर्स होता है, जो ग्रेन्स होता है, उसको मैंने कलर के थ्रू अपने काम पे प्रेजेंट किया। और उस सरफेस के साथ जो ट्रेडिशनल मीडियम्स है, जैसे एचिंग हो गया, वुडकट हो गया, तो उसको मैंने मिक्स करके एक अलग शेप देने की कोशिश की वहाँ पे। तो जो 2 या 3 मीडियम मिलने के बाद जो एक काम में ब्यूटी निकल के आता है, तो मैंने कोशिश किया कि चलो कुछ नया करके देखते हैं। तो ये उसी कड़ी का पार्ट है कि मुझे कुछ नया, मतलब खुद को भी मुझे सीखने को मिला, और काम करने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ मैंने मतलब कुछ अच्छा काम किया है। और अच्छी बात यह है कि इस काम को बिरला एकेडमी में सिलेक्शन भी हुआ था, फिर उसके बाद इसी काम में मुझको वहाँ पे अवार्ड भी मिला था। तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ, क्योंकि मैंने इस तरह से पहली बार काम किया था इस प्रोसेस में, और तभी मुझको इतना बड़ा प्रोत्साहन मिला। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ इस काम से और इस मीडियम से भी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी इस प्रोसेस को मैं जारी रखूं, कंटिन्यू। आपने कुछ नाम दिया है इसको, आपकी जी, टेक्निक को? सरफेस प्रिंट ही, सरफेस प्रिंट विद ड्राई पॉइंट एंड एम्बॉस, मतलब जो ओके, जो मीडियम है सब मीडियम को मैं इंक्लूड कर देता हूँ वहाँ पे। तो आपने यहाँ पे जो ब्लॉक किया एरिया, जो वाइड एरिया हमको दिख रहा है, मतलब जहाँ अभी आपने जब इसमें इंक ब्लॉक किया होगा लेयर्स में, तो उसके लिए जी, आपने क्या जापान ब्लैक वगैरह यूज किया या स्टेंसिलिंग किया या किस तरह से, थोड़ा बताइए ताकि दर्शक हमारे जो कुछ सीखना चाहें इससे, अगर तो तकनीक के रूप में भी। जैसे देखिए, जैसे जो इसका जो बीच का ब्लॉक है ना, वो वुडकट ब्लॉक है, प्रॉपर वुडकट ब्लॉक है उसका। जी, लेकिन वो रिवर्स प्रोसेस है, मतलब पहले मैं उसमें ब्लैक लिया, फिर ब्लैक के बाद में लाइट तक आया वहाँ पे, ओके 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 जो ब्लैक। बीच वाला प्रोसेस है। और जो उसके बैकग्राउंड में जो आपके छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, तो सारे ब्लॉक्स में क्या है ना, अलग अलग सरफेसेस है।
मतलब किसी का मैंने प्लाईवुड का इम्प्रेशन लिया हुआ है, तो किसी के ऊपर मैंने जो एक नारियल पेड़ में एक सूखे झाड़ी होता है, तो उस झाड़ी को मैंने काट के उसका एक शेप बना के उसका इम्प्रेशन लिया हुआ है। फिर कुछ कुछ सरफेसेस में आपको मिलेंगे जो संबलपुरी क्लॉथ होता है जो उड़ीसा में मिलता है, उस क्लॉथ में जो डिजाइन होते हैं उस डिजाइन को भी मैंने एज ए प्रिंट यूज किया है वहाँ पे, मतलब उसमें मैंने रोलिंग करके फिर उसका इम्प्रेशन लिया हुआ है ब्लॉक के ऊपर में। फिर मस्कीटो नेट होता है, मस्कीटो नेट को मैं उस शेप में काट करके फिर उसका भी इम्प्रेशन लिया हुआ है। तो ऐसे काफी सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब जो सरफेस मुझको लगा कि ये सरफेस को मैं अपने काम पे यूज कर सकता हूँ, तो उसी सरफेस को मैंने रोलिंग किया, उसको प्रिपेयर किया, फिर उसका इम्प्रेशन लिया, बस उसका शेप चेंज करके। बहुत फिर बहुत बहुत जब एक खूबसूरत बार काम जैसे है। बैकग्राउंड रेडी हो गया, फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर जो ट्रेडिशनल मीडियम है, जो एचिंग है, एचिंग का जो ब्लैक जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लॉक्स है, तो वो एचिंग का ब्लॉक्स है, फिर मैंने उसको वहां पे ऐड किया फाइनली। तो एक तरह से पूरा जो एक अनुभव था आपका, वो अनुभव पूरा यहाँ इस्तेमाल हुआ है। आप अपना जो वक्तव्य रखना चाह रहे हैं चित्रों के माध्यम से पूरी तरह से आप, मुझे लगता है, यहाँ पर कह पाए और बहुत सफाई से आप कह पाए हैं। इसका शीर्षक है दोस्तों द वाइब्रेशंस ऑफ माय सराउंडिंग्स। तो प्रियम, ये शीर्षक भी बहुत सुंदर है। जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि आप अपने आसपास के वातावरण में नेगेटिव पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस हैं उनको महसूस करते हैं और उसके प्रभाव को आप समझने का, बदलने का प्रयास भी करते हैं, इसी तरह का शीर्षक हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस बारे में आप कुछ अगर प्रकाश डालना चाहें तो। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, हाँ, आपने क्या सवाल पूछा फाइनली? मेरा सवाल यही है कि जो वाइब्रेशंस आपने यहाँ टाइटल दिया है द वाइब्रेशंस ऑफ माय सराउंडिंग्स, तो अपने अपने आसपास के वातावरण में जो नेगेटिव पॉजिटिव आप पहले हम बात कर रहे थे, आप उसको महसूस करते हैं, उसके प्रभाव को समझने का और बदलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ भी आपने उनको कलाकृतियों के माध्यम से हमसे साझा किया, एक फॉर्म दिया आपने उसको, जो बहुत इंटरेस्टिंग है जी। अपने आप में। तो थोड़ा अगर आप इस इन फॉर्म्स के बारे में, या आपका सबकॉन्शियस प्ले कर रहा है, या किस तरह से आप इसको अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो। इसमें जैसे मशीन्स आपको यहाँ पे जितने भी मशीन्स दिखेंगे ना, मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए पूरे काम में 10 मशीन्स है यहाँ पे छोटे छोटे। जी तो ये ऑलमोस्ट जितने भी मशीन्स है, ये सारे मशीन्स, मैं जिस सेंटर में काम कर रहा था उड़ीसा में, तो उस सेंटर के आसपास में सारे चीजें हो रहा था। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं बाहर से उठा के लाके डाल दिया वहां पे। कहीं पे या तो कोई मशीन मिट्टी खोद रहा था, फिर 2-3 सिलाई, जो सिलाई करने वाले लोग थे सिलाई मशीन वहीं पे काम कर रहे थे मेरे सामने लगातार में। फिर 2-3 जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। फिर जो ऐसे जितने भी मतलब मेरे आसपास में एलिमेंट्स घटते गए, जो मशीन्स मुझे दिखा, मैं उसका या तो तुरंत ही स्केच कर लेता था या उसका फोटो खींच लेता था, फिर मैं उसको लाके अपने तरीके से उसको प्रेजेंट करता था। तो इसमें आपको जितने भी मशीन्स देखेंगे ना, तो सारे मेरे आसपास के ही मशीन्स थे। तो ये मशीन्स बहुत ही मुझको वाइब्रेट करते थे अंदर से। एक क्रेजीनेस भी है मशीन्स को लेकर मुझे, और मशीन्स देखते बहुत ही अच्छा फील होता है मुझको उसको देखने के बाद से। तो बहुत इसलिए मैंने बहुत अपने जितने भी खूबसूरत। आसपास के जो भी एलिमेंट्स मुझको मिला, मतलब मशीन्स के थ्रू, तो सारे एलिमेंट्स को मैंने इस काम पे डाल दिया। जी जी, बहुत बहुत खूबसूरत। आपने बहुत खूबसूरत ढंग से अपने कार्य की छवि को हमसे साझा किया यहाँ पर। तो साथियों, आज आगे लाइव के कार्यक्रम में कला वार्ता जारी है और हमारे साथ आज छापा कलाकार प्रियोम तालुकदार जुड़े हैं, जो आसाम के मूलतः रहने वाले हैं। हम उनके बारे में आपसे पहले परिचित करा चुके हैं, उनका कार्य हम देख रहे हैं, उनसे चर्चा जारी है। यदि आप कलाकार की सामाजिक संवेदना से प्रेरित हो रहे हैं और प्रसन्नचित हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे आप कलाकार को प्रोत्साहन दीजिए और हमारे फेसबुक पेज पर उनके द्वारा लगाए गए चित्रों की प्रदर्शनी में ज़रूर भागीदारी कीजिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसे साझा कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, कलाकार से परिचित कराइए और उनको इसी तरह से हौसला देते रहें। साथियों, प्रियोम प्रिंट मेकिंग की तकनीकों से जुड़ी बारीक महीन बातें हमसे साझा कर चुके हैं और हम इसी कड़ी में आज उनसे आगे जानना चाहेंगे। उनके द्वारा किए गए अनेक अ, कार्य हैं, अनेक कलाकृतियाँ वो हमारे साथ साझा यहाँ कर रहे हैं।
समय की कमी के कारण हो सकता है हम आपसे बहुत गहराई में हर काम के ऊपर बहुत गहराई में बात ना कर पाए, किंतु हमारा प्रयास रहेगा कि हम काफ़ी हद तक उनके विचारों को आपके सामने ला पाएँ। साथियों, प्रियोम एक ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, प्रिंट मेकर हैं। इसके साथ ही वो रिसर्च स्कॉलर भी रहे हैं। उन्होंने ग्राफिक्स से जुड़ी रिसर्च में भी हिस्सा लिया है और हम उनके बारे में एक कार्टूनिस्ट के रूप में भी ज़रूर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ प्रियोम के कार्यों की एक झलकी यहाँ साझा करूँगा। यहाँ पर ट्रेडिशनल जो पारंपरिक रंग शैली है और उसी तरह के जो फॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो मुझे मुख्यतः यहाँ दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने पारंपरिक कला को ही एक आधुनिकीकरण कुछ उसमें छेड़छाड़ करके और उसको आपने एक नया रूप देने का प्रयास किया है। तो यदि मैं सही हूँ तो आप ज़रूर बताइए कि किस तरह से आप यहाँ रंगों का जी और जी, काफी कुछ। फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, नहीं नहीं, काफी कुछ इस काम में तो काफी कुछ जो एलिमेंट हैं जो मैं अपने जो कल्चर है वहाँ से लिया हुआ है, काफी सारे एलिमेंट्स, और कुछ कुछ जो एलिमेंट्स है जो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, उसके साथ मैंने उतना छेड़छाड़ भी नहीं किया है। और जो मेरा जो कंटेम्प्रेरी जो एलिमेंट्स है उसके साथ बेशक मैंने उसके बहुत काफी कुछ चीजें तोड़ा है, मोड़ा है, रेस्टोरेशन किया है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जो ट्रेडिशनल जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को हूबहू मैं उसी तरह से प्रेजेंट करूँ। क्योंकि काफी सारे जगह पे मतलब लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आप अपने कल्चर के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं, या इसको फॉर्म को तोड़ के अलग क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उस एलिमेंट्स को मैं उसी तरह से प्रेजेंट करूँ, बट बाकी जो मेरे एलिमेंट्स है जो मैं अपने काम के थ्रू दिखाता हूँ तो उसको मैं अपने तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, दोनों को मिला के। और ये काम भी उसी तरह से उसी कड़ी का एक पार्ट है। और इस काम पे ये मेन एक्चुअली एक इंस्टॉलेशन वर्क है मेरा जो मैंने 2013 से 13 से मैंने स्टार्ट किया था करना। एक्चुअली इंस्टॉलेशन का आइडिया जो था प्रिंट्स में, वो मैंने इंडिया में उस तरह से देखा नहीं था, मतलब जी लोगों जी, को मैं करते मैं, हुए। मैं असल में आपसे पूछना चाह रहा था कि डिस्प्ले ना कहकर आप जब इसको इंस्टॉलेशंस कह रहे हैं तो इंस्टॉलेशन किस तरह से है? बहुत जी खुशी की बात है कि आपने वो बात अभी छेड़ दी। तो बताइए। जी और यहाँ पर क्या है, मुझे ये 3 यहाँ पहिए भी लग रहे हैं मुझे, जैसे आपने रथ की आकृति देने की कोशिश की है, ऐसा भी मुझे आभास हो रहा है। जी हाँ, वो तो जी प्लीज़ बताइए इस बारे में। एक्चुअली ये जितने भी सारे एलिमेंट्स हो गया या जो भी चीजें हैं यहाँ पे, तो मैं इंस्टॉलेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आप जो सब्जेक्ट है मेरा, सब्जेक्ट है ये वुडकट प्रिंट। इसमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। जो मैंने ट्रेडिशनल मीडियम में मैं जिस तरह से प्रिंट मेकिंग करता हूँ या जिस तरह से वुडकट करता हूँ, ये जो सब्जेक्ट है मेरा, मैंने उस पर उसी तरह से काम किया है। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है, इसके बैकग्राउंड में मैंने क्या किया, जो माउंट बोर्ड आता है हम लोग का, तो उस माउंट बोर्ड को कटिंग करके मैं जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड फ्रॉम क्रिएट करके मैंने उसके बैकग्राउंड में पेस्ट कर दिया है प्रिंट के ऊपर। और जब मैं इसको डिस्प्ले किया था तो इसको इसके डिस्प्ले के टाइम पे भी मैंने इस पे जो फ्रेमिंग, आउटर फ्रेमिंग होता है, तो आउटर फ्रेमिंग मैंने यूज नहीं किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सैंडविच फ्रेमिंग होता है हम लोग का, जिसमें फाइबर शीट या आपका ग्लास शीट होता है, जिसके मतलब आउटर फ्रेम नहीं होता है, तो मैंने जब डिस्प्ले किया था तो डिस्प्ले के टाइम पे भी ये उसी तरह से डिस्प्ले होता है। तो ये एक दूसरे को रिलेट करके ही पूरा कंपोजिशन बनता है। इसमें आपको अगर एक पार्ट यहाँ से निकाल देंगे तो ये पूरा कंपोजिशन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। जी, जी, जी। तो मैं उसी तरह से इसको प्रेजेंट कर रहा था कि प्रिंट भी हो उसमें, फिर माउंट जो हम लोग देखते हैं, जो पेंटिंग हो गया या प्रिंट्स हो गया, एक प्रॉपर एक फ्रेम होता है, उसी में हम लोग बचपन से देखते आए हुए हैं। तो मैं सोच रहा था कि जो माउंट है उसको भी अपने प्रिंट के थ्रू यूज किया जाए, उसका भी कुछ अच्छा यूटिलाइजेशन हो। तो मैं हर एक चीज के साथ कुछ ना कुछ मतलब नया करने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें मुझे माउंट भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगा कि उसको भी मैं यूज कर सकता हूँ एज ए थ्रू, अपने काम के थ्रू। तो हुँ। मैंने माउंट को भी अपने काम पे यूज किया, अपने प्रिंट पे यूज किया। और जो फ्रेमिंग था आउटर, उस फ्रेमिंग को भी मैंने निकाल दिया, क्योंकि मुझे फ्रेमिंग भी ऐसा लगता है कि एक घुटन जैसा फील होता था फ्रेमिंग को देख के भी मुझे।
तो इसमें मैंने फ्रेमिंग को भी निकाल दिया, निकाल के जो बैकग्राउंड है इसका, मतलब आप एक काम को कहीं पर भी किसी भी दीवार में जैसे डिस्प्ले करते हैं, तो मैं दीवार को भी एज ए पार्ट ऑफ वर्क अपने काम के थ्रू प्रेजेंट करना चाहता था। तो ये कंप्लीट एक पैकेज था पूरा। जी। तो अब यहाँ पर मैं आपसे एक बार ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल आपका आर्ट फॉर्म असम से आपने बताया, इसके पीछे जो प्रेरणा आपकी जी। रही है, स्रोत रहा है प्रेरणा का, तो वो कौन से आर्ट फॉर्म है आपका, क्या नाम है उसका? थोड़ा हमारे दर्शकों से साझा कीजिए असम की लोक कला के बारे में कुछ बातें। और ये जो रंग हैं और ये जो बहुत मुझे तो बहुत पसंद आया है ये आपका काम, इसीलिए क्योंकि और मेन बात यहाँ पर ये भी मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि जो एक साइज़ होता है काम का, वो साइज़ यहाँ हमारी स्क्रीन के में बंध रहा है। जिस जिस फ्रेम को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पर फिर भी लग गया है। और मैं दर्शकों से को याद दिलाना चाहूँगा कि साथियों, जब इसको हम एक्चुअल उसके जो सही उसका एक साइज़ होता है, उसका जो एक सही लंबाई, चौड़ाई और उसका एक जब हम उसको एक स्पेस में देखते हैं, तो वहाँ पर उसका प्रभाव निश्चित तौर पे इस काम का प्रभाव बहुत खूबसूरत रहेगा। तो आप ये जो लोक कला बता रहे हैं असम की, जहाँ इसमें वो उसके बारे में कुछ आप ज़रूर कहिए। एक्चुअली हम लोगों का जो परंपरा है, और मैं जिससे मेनली इंस्पायर्ड हूँ, तो वो जी, एक हमारे धर्म गुरु है, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव बोल के। हाँ जी, तो वो एक्चुअली जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे, जो भी म्यूजिकल एलिमेंट्स हो गया, फिर कुछ आपका मार्क्स मेकिंग हो गया, फिर डिजाइनिंग कुछ हो गया, तो ये उन्होंने ऑलमोस्ट 550 साल पहले इस चीज का इन्वेंट करके गए थे, वो ऑलमोस्ट 550 साल पहले। हुँ, तो उस टाइम पे उन्होंने जो चीज भी इजाद किया था, तो उसी चीज को हम लोग अभी भी, मतलब अभी भी उस कंटेम्पररी वे में भी उसी चीज का अभी भी उसी तरह से प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि उसने यूज किया था तो खत्म हो गया, तो अभी भी हम लोग हमारे कल्चर में उस चीज को जिंदा रखे हुए हैं। हुँ, तो ओके। मैं भी वही कोशिश किया कि जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को मैं अपने काम के थ्रू प्रेजेंट कर सकूं उसको। और जो लोक और कला वो आसाम एक की, जी, जी, माफ़ी चाहूँगा, ये जो लोक उसी में से इंक्लूड है वहां पे। उसका नाम थोड़ा बता दीजिए। ना लोक कला जैसे आप हम लोगों का वहाँ पे जैसे बिहू फेस्टिवल होता है हुँ, उसमें, तो बिहू का तो पार्ट जैसे अलग हो गया, और बाकी जो मैं आपको बोल रहा था हम लोगों का जो मतलब जो शंकर देव जी ने जो प्रेजेंट किया था, उसमें एक क्षत्रिय नृत्य होता है, क्षत्रिय नृत्य डांस फॉर्म होता है, जो हम लोगों के जो टेम्पल्स होते हैं आसाम के, हाँ तो जी। वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। तो हुँ, उस प्रोग्राम के थ्रू, मतलब उस प्रोग्राम में जो भी एलिमेंट्स यूज होते हैं, जो भी डांस फॉर्म्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो मैंने वही सब इंस्ट्रूमेंट और जो फॉर्म है उसको यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। जी, जी। आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा कुछ कुछ, जो हमारे मंदिर के जो अंदर का जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है, तो उसको भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन करके यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। कुछ कुछ आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको भी मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। और कुछ कुछ जैसे आपके दरवाजे पे, दीवार पे कुछ कार्विंग के ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें कार्विंग करके पेंट किया हुआ रहता है, जो आप लगभग 400-500 साल पहले कार्विंग किया हुआ था। तो वो भी कुछ फ्रॉम जो उस टाइम पे कार्विंग किए थे, उसी कार्विंग के फ्रॉम को भी मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश किया अपने काम पे। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। तो यहाँ पे कुछ साइकेडेलिक्स का भी मुझे दिखता है प्रभाव, जैसे मान लीजिए कि कुछ कहीं न कहीं एक इमेजेस जो हैं इसके अंदर जो डिस्टॉर्शन, एक एक अलग तरह का लिक्विडिटी एक है इसमें। तो ख़ैर हम बात करते हाँ। रहेंगे उस पर, लेकिन जी, जी। जी, मैं वो भी देख पा रहा था। और हम आगे थोड़ा चलेंगे। जी, यहाँ फुल वॉल्यूम करके आपने ये काम किया है। वही सरफेस प्रिंट जी, विद ट्राई पॉइंट एंड एम्बॉस जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। जी। ये 2 पंक्तियों में अगर आप कुछ कहना चाहें तो? ये मेरा, जैसे मैंने सरफेस प्रिंट आपको बोला था उस टाइम पे, तो ये मेरा पहला सरफेस प्रिंट था, मतलब पहले जो मैंने काम किया था सबसे पहला प्रिंट यही था इसमें, जी। सरफेस में। तो इसमें भी आपको जितने सारे सरफेस दिखेंगे यहाँ पे, तो सारे जो मेरे रीजनल सेंटर थे, तो सेंटर के आसपास के जो आपके जो, मतलब जहां पर भी मुझे जो मिला, तो उसी एलिमेंट्स को मैंने उठा के अपने काम पे यूज किया सीधा वहां पे। तो यहाँ पे भी जितने भी एलिमेंट्स है, आपका प्लाईवुड का हो गया, फिर वहाँ पे कुछ एक बोतल पंप लीफ के ट्री थे, तो उसका भी जो सूखे पत्ते होते थे उसको लाके मैंने अपने काम पे यूज किया। नारियल की सूखे झाड़ियाँ था, उसको भी मैंने अपने काम पे यूज किया।
और ये जो आपका बीच में जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस किए हुए हैं, ये आपका सीडी है, जो हम लोग सीडी प्लेयर होता है ना, सीडी होता है ना, तो उस ओके, सीडी ओके। के ऊपर हम लोग एक ड्राई अच्छा, पॉइंट अच्छा। जिसको हम लोग बोलते हैं, ओके, ओके। तो हम लोग ड्राई पॉइंट बोलते हैं उसको प्रिंट मेकिंग में। तो मैंने उसका ड्राई पॉइंट बना के फिर उसका सीडी के ऊपर मैंने इंप्रेशन लिया। तो ये टेक्निक मैंने खैरागढ़ में सीखा था, तो वहाँ पे तो मैंने उतना काम नहीं किया, बट यहाँ पे मैंने आके उसको यूटिलाइज किया अच्छे से इस प्रिंट के ऊपर। जी, जी, जी। तो यहाँ मैं कला के छात्रों से कहा कहना चाहूँगा कि भाई आप अगर मटेरियल को लेके परेशान होते हैं तो ज़रूर देखिए किस तरह से आप सरफेस के साथ भी आप अगर थोड़ा रचनात्मक हों और थोड़ा कौशल आप अपने औज़ारों का इस्तेमाल और जो तकनीकें हैं उनको अगर थोड़ा समझें, तो आपकी रचनात्मकता का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पास जो कमी रह जाती है, ख़ासकर छात्र जीवन में, उसको आप यहाँ एक प्रेरणा ले सकते हैं प्रियम के काम में जो सीडीज़ का इस्तेमाल है। पहले उन्होंने हमसे एमडीएफ बोर्ड के बारे में चर्चा की। हम आगे चलेंगे प्रियम। और जी, जी। एक और इंटरेस्टिंग बात है इस काम के ऊपर, क्योंकि हाँ जी। जब मैं उड़ीसा में था उस टाइम पे, भुवनेश्वर में, तो वहाँ पे जैसे मैं एचिंग का काम कर रहा था, तो एचिंग में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड की जरूरत होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा। हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि 2-3 ऐसे हादसे हो गए थे नाइट्रिक एसिड की वजह से, तो वहाँ पे उड़ीसा में ऑलमोस्ट बैन कर दिया था नाइट्रिक एसिड को। तो नाइट्रिक एसिड था नहीं कुछ करने के लिए और एचिंग हो नहीं रहा था। हुँ, तो हुँ। उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब मुझे काम तो करना है, स्कॉलरशिप मुझे मिला है, मैं तो 2-3 महीना बैठ नहीं सकता उस तरह से। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा अपने दिमाग पे जोर दिया और मैं सोचा कि चलो नाइट्रिक एसिड के बगैर भी क्या काम कर सकते हैं। तो हुँ, ये उसी टाइम पे जब मुझे एसिड का अभाव हुआ, उसी टाइम पे ये काम मैंने स्टार्ट किया था। और जी, बिना ओके। एसिड के और बिना जो तामझाम के उसके ही मैंने इस काम को किया था। तो इसलिए बहुत ही अच्छा एक मुझे लगा कि हाँ, मैंने मतलब बिना उसमें बिना एसिड के या बिना किसी खास मटेरियल के भी मैंने घर में बैठे ही अपने चीज़ों को प्रिपेयर करके उसका प्रिंट निकाला। जी, 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 तो जी। अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी प्रोफेशनल बोलना चाहते हैं कि मुझे एसिड के बगैर काम नहीं होता, ये मेरे पास ये नहीं है या मेरे पास वो नहीं है, तो ऑप्शन होते बहुत है हमारे पास काम नहीं हुँ, करने हुँ। के, और काम करने के लिए सिर्फ एक पेंसिल ही काफ़ी है। तो जी, आपको अगर प्रिंट ज़रूर। मेकिंग करना है तो आपको अपने से जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जी, ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही है अभी और ये कलाकारों को ज़रूर इस बात को अपने ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी हालात में हमें अपनी कला को बाहर आने का माध्यम खोज लेना चाहिए और हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो कलाकृति है, किसी न किसी रूप में आप उसे उभारते रहें, उकेरते रहें, उसे अ, वास्तविकता में बदल सकें। अकल्पनीय से यथार्थ रूप ले सके आपकी कल्पना और आपके विचार, कला उसके लिए एक बहुत ज़रूरी और बहुत आसान माध्यम हो सकता है। कौशल सबका अलग-अलग स्तर पर हो सकता है किंतु प्रयास किया जाना चाहिए। साथियों आगे लाइव में आज हम प्रियोम के साथ बातचीत कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हम इतनी गहराई से उनका समय लेकर इतनी गहराई से हम जा पा रहे हैं। एक-एक काम पे आप देख ही रहे हैं कि हम बहुत विश्लेषण कर रहे हैं आज। आगे चलेंगे प्रियम। जी, ये काम आपका बहुत ही इसकी जो इमेजरी है बहुत यूनिक है। एक यहाँ पर गुलेल की आकृति आपने इस्तेमाल की है और उसमें बहुत खूबसूरती जी। से रंगों का और टेक्सचर्स का यहाँ इस्तेमाल है। बहुत सुंदर ये बहुत सिंबॉलिक काम है, काफ़ी प्रतीकात्मक है इसका जो स्वरूप है। नीचे भी एक त्रिकोण है, त्रिकोण से एक वी की आकृति में ये आपका जो सेंट्रल जो आइकॉन है आपका और इसमें फिर और बहुत सारी चीज़ें तो सररियल आपका जो काम अति यथार्थवादी जिसे कहते हैं, जो सररियलिटी आपके काम में है, इसके बारे में कुछ बताइए? एक्चुअली पहले मुझे उतना पता नहीं था कि सररियलिज्म क्या होता है या सररियलिस्टिक वर्क क्या होता है। मैं बस एक फॉर्म को तोड़ना चाहता था पहले से ही, बहुत पहले से, बैचलर्स जब कर रहा था उसी टाइम से ही। हुँ, हुँ। और गाइड भी नहीं था मेरे को बोलने के लिए कि आप ये करो या वो करो, तो जो मुझे अच्छा लगता था मैं उसी हिसाब से काम करता रहता था। तो जब मैं खैरागढ़ में वहाँ पे गया, तो वहाँ पे फिर मेरे 2-3 सीनियर लोग थे, तो उन लोगों ने बोला कि आप थोड़ा स्टडी करो सररियलिज्म को, क्योंकि आपका काम रिलेट करता है उनके साथ। तो जब मैंने थोड़ा पढ़ाई किया सररियलिज्म को लेकर, तो वहाँ पे 2 चीज़ें जो मेन होता है कि एक चाइल्ड लाइक इमेजिनेशन। हुँ, आप बच्चों की तरह सोचते हैं हर एक चीज़ को। मतलब हुँ, आसमान में हाथी उड़ रहा है या पानी में आपका मतलब
अजीब तरीके से जो बच्चे जिस तरह से सोचते हैं, तो वो एक सोच होता है सैरियलिज्म में। और दूसरा है कि आप फोटोजेनिक इमेज, मतलब आप जो फोटो खींचते हैं उस फोटो का इंप्रेशन आप अपने काम पे देना चाहते हैं, या उतना रियलिस्टिक काम कर सके, या कलर उतना ब्राइट हो, उस तरह से आप काम करना चाहते हैं। तो ये दोनों चीजें मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे लगा कि हाँ, मैं तो यही करना चाह रहा था काफी टाइम से। तो जब मैंने पढ़ा सैरियलिज्म को अच्छे से, तो मुझे बहुत एक अच्छा फील आया कि हाँ, मैं इस प्रोसेस को लेके भी आगे और काम कर सकता हूँ उसमें। और जब तक मैंने इस चीज को जाना, ये जो आप काम देख रहे हैं, ये काम मेरा शुरुआती काम है। जब मैंने इस मतलब सैरियलिज्म को थोड़ा जाना था, पढ़ा था, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था काम करना। और इसका जो आपका टाइटल भी उसी तरह से लिखा हुआ है कि एमलेस एडवेंचर, जो उसका टाइटल था। हाँ जी, हाँ तो जी। उसमें एमलेस एडवेंचर इसीलिए था कि हम लोग जैसे बचपन स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे घर वाले डॉक्टर और इंजीनियर, यही दो चीज हमारे दिमाग में बिठा देते हैं कि बनना यही दो है। हुँ, आगे क्या बन पाऊँ नहीं पता, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर यही हम लोग का बेसिक्स होता है। बच्चा पैदा होने के बाद ही बोलता है या डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर। तो हुँ, मेरा भी वही था, सपना था घर वालों का कि ये बनेगा नहीं तो वो बनेगा। फिर जैसे लाइफ स्टार्ट हो गया, तो दो तरफ अलग अलग तरीके से पहलू बढ़ गए, एक सामाजिक तरीके से बढ़ गया और एक मैं अपने तरीके से बढ़ गया। तो मैं यहाँ पे गुलेल के फॉर्म में उसी शेप को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ का जो दो पोर्शन था, जब मैं इस फील्ड में नहीं आया था उस पोर्शन में क्या था, और जब इस फील्ड में आया तो मैं क्या बना। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके फिर मैंने इस काम को किया था। जी, बहुत सुंदर काम है ये, बहुत सुंदर। और ये एक साथियों, इसमें आप देखेंगे कि जो जिस तरह कलाकार बता रहे हैं कि जो 2 रास्ते में से उनके जो 2 रास्ते बन सकते थे और उन दोनों रास्तों पे उन्होंने किस तरह से प्रतीकों के इस्तेमाल से सीढ़ियाँ, पाइप्स और कई तरह की इसमें आपको आकृतियाँ जानी-पहचानी, कुछ अनजानी, कुछ स्वप्न से आई हुई सी लगती हैं। और उनके बीच में जहाँ पर गुलेल में रबर या इलास्टिक बंधा होता है, जहाँ पे टेंशन होता है, वहाँ पर एक खूबसूरत एक पोर्टल की तरह एक वहाँ पर उन्होंने दर्शाया है कुछ। और बहुत ख़ास बात मुझे इसमें और लगी ये लगी कि जितनी कुशलता से जो स्किलफुलनेस है, जो कुशलता यहाँ पर उनके जो वो जिस तरह से रंगों का लेयर्स का इस्तेमाल है, कलर्स के जो एक लेवल्स होते हैं और कॉन्ट्रास्ट और किस तरह से जो वैल्यू कलर का है, तो हर चीज़ एक हर स्तर पे हम देखें कला को जब हम उसका विश्लेषण करते हैं, तो हर स्तर पर यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को और सीखने को भी है। इसी तरह के और भी इमेजेस हैं आपके प्रयोग, जिस तरह से आपने ये इमेज हमें अभी दिखाया, इसी रंगों की उसी शैली में मैं कहीं न कहीं इस काम को पाता हूँ सेपरेशन फॉर सुपरमेसी जो आपने किया है। और यहाँ पर मैं अगर अपने नज़र से एक बार देखकर बताऊँ तो जी। एक फिगर मेडिटेशन में एक फिगर जैसा मुझे यहाँ दिखता है पहले तो। ये मेरी नज़र से है और साथियों देखिए सररियलिज़्म की ख़ास बात यही है कि सररियलिज़्म में एक जो साइकेडेलिक एलिमेंट हम अभी चर्चा कर रहे थे और हम उसको और गहराई से प्रयोग की नज़र से जानने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर हम इतनी सारी जब इमेजेस एक साथ होती हैं, तो हम जो पहले देखते हैं कहीं न कहीं वहाँ एक साइकोलॉजी व्यूअर की और दर्शाने वाले कलाकार की, दोनों की साइकोलॉजी और उनके बीच का एक बीच का उन दोनों के बीच में एक डोरी बनती है, एक वहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट होता है और ये एक ख़ास बात है सररियलिज़्म में मैं जब उसको देखता आया हूँ और मैं खुद भी बहुत पसंद करता हूँ इसमें जो आपके क्योंकि देखिए जो हमारे हम दर्शन में भी अगर जाएँगे तो चाहे हमारा पश्चिमी दर्शन रहे या हमारा अपना भारतीय दर्शन हो, उसमें स्वप्न, अचेतन इस तरह के जो विषय हैं, ये कलाकार की कला बनने के पीछे और कला में सामने आने तक इसका एक कह सकते हैं अलग-अलग डिग्री पर वो हमें दिखती है। एक एक नज़र से हम ऐसे भी देख सकते हैं, ख़ासकर जब हम प्रियोम जैसे कलाकार के कलाकृतियों को देख रहे हैं, तो मेरे मन में इस तरह के विचार अकस्मात ही उभर रहे हैं। प्रियोम से हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने जब इस आकृति को छापा है, बनाया है, उकेरा है तो उनके मन में क्या चल रहा था? कितना वो उसमें सफल हो पाए हैं?
इसका शीर्षक उन्होंने दिया है सेपरेशन फॉर सुपरमेसी। सेपरेशन फॉर सुपरमेसी भी अपने आप में एक सुप्रीमेसी। अलग शीर्षक है। शीर्षक में भी एक गहराई है। तो हम ज़रूर प्रियोम आपसे आग्रह करेंगे, आप कुछ प्रकाश डालिए। जी। एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था तो 2013 में मैंने इस काम को स्टार्ट किया था करने के लिए। तो उससे पहले भी मैं कॉन्सेप्चुअली काम कर रहा था, बट इस काम में खास बात यह है कि इस काम ये मेरा एक तो है कि ये सबसे पहले मेरा इंस्टॉलेशन वर्क, पहला इंस्टॉलेशन वर्क था ये मेरा। और इसमें मैंने साइज को, शेप को जी, अलग अलग लाके अरेंज करने की कोशिश करके मतलब इंस्टॉलेशन करने की कोशिश किया था फर्स्ट टाइम पे मैंने। हाँ जी। और कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो ये उसी टाइम की बात है जहाँ से मेरा ये पूरा सब्जेक्ट जो है, मैं आसाम या ट्रेडिशनल जो अभी काम कर रहा हूँ या आसाम के प्रति मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया। तो इसी टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था इस काम को करना। और जबकि मैं इंटरव्यू में पहले ही जैसे आपको बोला था कि 2013-13 में एक इंसिडेंट हुआ था आसाम में, कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम हुआ था कुछ वहाँ पे। हाँ जी, आपने तो बताया। उस टाइम पे मैंने बस इस चीज को फील किया था कि यहाँ पे आप जैसे देखेंगे कि पूरे काम के सेंटर में एक रेड चेयर बना हुआ है, रेड कुर्सी बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बगल में आप देखेंगे 3-4 और कुर्सी है वहाँ पे, अलग अलग कलर के चेयर से वहाँ पे। और उसके ठीक नीचे ये एक मशीन बना हुआ है जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। हुँ, हुँ, तो जनरेटर का काम होता है कि पावर क्रिएट करना, वहां से हुँ, पावर खींचना। और हम लोग जितने भी देखेंगे इंडिया में हो या कहीं पर भी हो, हम लोग जितने भी देखेंगे सब लोग अपना जितना भी पावर होते हैं ना, सिर्फ उस रेड चेयर को ही पाने के लिए कोशिश करते हैं, पावर जो होता है। और उसके बगल में जितने भी अलग अलग संस्थान होते हैं, जैसे कल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बाकी जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर हम लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ हमको उसी लाल चेयर चाहिए होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, लाल बत्ती। तो बस हम लोग अपना जितना भी पावर होते हैं सिर्फ उस चीज को पाने के लिए झोंक देते हैं। उसके अलावा आप जैसे नीचे देखेंगे ना, नीचे आपका एक कुछ नाव के शेप दिखेंगे, कुछ जो लैंप हम लोग यूज करते हैं, हाथ लैंप हम लोग बोलते हैं उसको, लंठन भी बोलते हैं। तो जी। उसका शेप आपको नीचे में मिलेगा पड़ा हुआ वहां पे। तो ये हुँ, रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम लोग जो लोअर, मतलब लोअर इसका मतलब फाइनेंशियली जो लोअर लोग हैं, मतलब जिसका बेसिक्स नीड होता है रोटी कपड़ा और मकान, वो वही के वही पड़े हुए रहते हैं। उसके लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं सोचते हैं। सबको जितना भी पावर होता है, बाहुबल हो, फाइनेंशियल हो, सब लोग बस उसी लाल कुर्सी के पीछे लगा देते हैं अपना। और उसके अगल बगल में आप दो शेप आपको फ्रॉम मिलेगा, दो अलग अलग और ब्लॉक्स पड़ा हुआ है। तो उस एक ब्लॉक्स में लिखा, एक ब्लॉक्स में आपको देखिएगा कि वहाँ पे जो मतलब डोमिनेंस है, जो प्रशासन का डोमिनेंस है, एक डोमिनेंस वहाँ पे दिखेगा। और दूसरी तरफ आपका दिखेगा जो मीडिया है, मीडिया का डोमिनेंस आपको वहाँ पे दिखेगा कि वो एक ही तरह से रिपोर्टिंग करते हैं चीजों को। हुँ, हुँ। और जो एकदम ऊपर में जो बना हुआ है वो मेरा खुद का पोर्ट्रेट है, मतलब खुद का उसमें एलिमेंट्स कुछ डला हुआ है पोर्ट्रेट का। तो इन सब चीजों को देख के मैं शॉक था उस टाइम पे कि पावर का किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है हमारे ही खिलाफ। हम ही उनको पावर देते हैं और हमारे ही खिलाफ उस चीज का यूटिलाइज किया जाता है। और टाइटल भी इसीलिए उसका वही था कि सेपरेशन फॉर सुप्रीमेसी, कि लोगों को बांटो और राज करो। जी, बहुत-बहुत बहुत सारी बातें आपने इसमें रखी हैं एक साथ। और मुझे इसमें समुद्र और एक जिसे कहते हैं कॉस्मिक मैन, जिसे कहते हैं लोक पुरुष कहते हैं, जिसे कहते हैं काफी कि सारे, काफी सारे, बिल्कुल। तो एक काफी सारे। पूरा जैसे इसमें बहुत सारी सरियलिज़्म की एक ख़ासियत है। सररियल कोई भी कलाकृति आपको काफ़ी समय तक अपने साथ बाँध के रख सकती है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और यहाँ पर बीच में जो आपने 2 कुर्सियाँ रखी हैं, वहाँ पर हमें चेस्ट का फॉर्म भी दिख रहा है, फिर उसके नीचे एब्डोमेन, जिससे हमने पहले बात की। तो ज़रूर आपने बहुत समय जो आप देते हैं प्रिंट मेकिंग में, जो एक समय जाता है, उस समय के साथ जो आपके विचार हैं, वो एक साथ आपने यहाँ पिरो दिए हैं। और इसके लिए आपको बधाई कि आप अपने कौशल से अपने विचारों को कोई एक मूर्त रूप स्वरूप दे पा रहे हैं, कुछ एक आकृति में उन्हें बाँध पा रहे हैं। कुछ न कुछ विचार फिर भी हमारे छूट जाते हैं साथियों, और एक कलाकार को यही प्रेरित करता है कि वो एक के बाद एक अनेक कलाकृतियों का निर्माण करता है। मैं आपसे प्रियोम इसी तरह और कलाकृतियों पे चर्चा के लिए कहूँगा। जैसे यहाँ पर वुडकट प्रिंट्स इंस्टॉलेशन आपने कहा, पेनफुल थॉट्स। तो यहाँ जी। पर एक अलग तरह से आपने अरेंज किया है काम को। और ये जो आपने इसका जो अरेंजमेंट है, थोड़ा इसके बारे में अगर आप बात करना चाहें?
कि खासकर आपने इस तरह से ही अरेंज क्यों किया? सिर्फ बैलेंसिंग, कलर बैलेंसिंग है यहाँ पर, या आपको कुछ वैचारिक रूप में, या जिसे कहते हैं मानसिक, कोई साइकोलॉजिकल उसके पीछे कुछ कारण अगर आप चाहते हैं हमसे बांटना तो बताइए? ये जी, ये एक्चुअली ये काम मेरे खुद से ही रिलेटेड है ज़्यादातर से, और ये जो मैंने अभी बताया आपको, उस काम के बाद ये दूसरा मेरा मेरा इंस्टॉलेशन था। तो इसमें मैंने एक्चुअली मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया था एक छोटा-सा, तो मैं व्हीलचेयर पे तो नहीं बैठा था, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं मतलब ढंग से चल नहीं पा रहा था और अपने गोदी में लैपटॉप लेके काम कर रहा था। तो यहाँ पे आप जैसे देखना चाहेंगे ना, तो वहाँ पे एक व्हीलचेयर बना हुआ है और जहाँ पे मेरा एक पाँव दिख रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे। तो मैं इस काम को अपने जो कॉन्सेप्ट था, जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था, उससे रिलेट करके मैं कर रहा था कि हमको अगर छोटा-सा भी चोट लग जाता है, तो हम लोग कितना पैनिक हो जाते हैं, छोटे से चोट से ही। हुँ, और हुँ। जो लोगों का मतलब एक-एक पोर्शन बॉडी का कट गया है, लोग बिछड़ गए हैं, लोग मर गए हैं, तो वो लोग किस तरह से जी रहे होंगे, क्या फ़ील कर रहे होंगे? तो एक जो नेगेटिव माहौल में था, उसी नेगेटिव माहौल में ही फिर इस काम को मैंने किया था। तो मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें घूम रहा था उस टाइम पे। तो मैं अपने जो मेरे साथ जो दर्द हो रहा था, मुझे जो पेन हो रहा था, उस पेन को मैं उनके साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा था। और जो ब्लॉक्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, मेरे पास उस टाइम वो ब्लॉक्स अवेलेबल थे वहाँ पे, तो मैंने उसी ब्लॉक के साथ ही यहाँ पे काम किया और मुझे लगा कि चलो कुछ डिफरेंट करके देखते हैं। तो मैंने ब्लॉक्स को शेप को भी काट के फिर उसमें अलग एक कंपोज़िशन करने की कोशिश की इस काम पे। जी, जी, जी। साथियों, कलाकार जो परपीड़ा से प्रभावित होते हैं और उस पर कुछ न कुछ अपना वक्तव्य या अपने विचारों को रखते हैं, ये बात कलाकारों में एक ऐसी खास बात आमतौर पे देखी जाती है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनकी कला पर अमिट और लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव छूटते हैं। ऐसा मैं अपने साथियों के साथ बातचीत में और उनके जीवन को जितना मैं जानता हूँ, उसके आधार पे कह रहा हूँ। प्रियोम से हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। मैं यहाँ भारत कुमार जैन क्यूरेटर हमारे शो के जो हैं, उनसे ज़रूर कहूँगा कि वो अगर बीच में कभी भी कुछ सवाल या कुछ ख़ास बात कहना चाहें तो उनका पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, अपनी बात रखें। और जी, जी, प्रतीक जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी, जी भारत, और आपको जहाँ भी लगे तो आपको बिल्कुल आपको निसंकोच अपनी बात हमसे बाँटनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कलाकारों के बीच बीच का संवाद जो है वो बिना रुके, बिना ये इस पूरे संवाद में मेरे मन में बस एक ही सवाल आ रहा है और मैं काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि मैं पूछ लूँ जी। अ, प्रियम भैया से। ये जो जिस तरीके से मशीनीकरण का ड्राइंग है, वो भी मैं जैसे मैं बोल रहा था कि वो एक बहुत लावण्य मतलब जिसको बोलते हैं कि एक्चुअल जो ड्राइंग होता है उसमें ना जाके जैसे हम एक नेचुरल जो ड्राइंग देखते हैं, नेचुरल में किस तरीके से कह पाऊँ कि एक उसको जैसे डाली का जो काम है जिसने उसने पिघलती हुई घड़ियाँ दिखा दी, उस तरीके से मतलब कुछ जो हाँ। ड्राइंग है आपका, मैं वो ड्राइंग के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि आप वो ड्राइंग उस तरीके से क्यों करते हैं? क्या उसके पीछे लॉजिक है? हुँ, हुँ। एक्चुअली मुझे रियलिस्टिक काम बहुत पसंद है और मैंने जो बैचलर्स के टाइम पे मैंने बहुत स्केचेस किए। खैर मैंने पेंटिंग या बाकी मीडियम्स के ऊपर काम किए हैं, लेकिन मैंने स्केचेस बहुत किए, मतलब बहुत हज़ार स्केचेस किए मैंने। तो हुँ, जब मैं हुँ। स्केच करने बैठता था, मैं स्टेशन चला जाता था शाम को कॉलेज से आने के बाद और लगभग रात को 10-11 बजे तक मैं स्टेशन पे ड्राइंग करता था, स्केच बनाता था, सिर्फ स्केच। तो जब मैं स्केच से काम करता रहता था, तो मैं हर बार क्या करता था कि कभी मैंने जो एक हाथ हो गया, हाथ को कभी मैंने लंबा बना दिया या पाँव को मैंने थोड़ा-सा और डिस्टॉर्शन कर दिया। हुँ, हुँ। चप्पल है, तो चप्पल को मैंने थोड़ा और बड़ा करके प्रेज़ेंट किया या उसका जो चेहरा है, चेहरे को मैंने थोड़ा-सा अलग तरीके से प्रेज़ेंट किया। तो मैं जब भी स्केच करता था, तो कोई ना कोई एक ऐसा पोर्शन था, जिसको मैं डिस्टॉर्शन करने की कोशिश करता था। पूरा रियलिस्टिक नहीं बनाता था। तो हुँ, वो चीज़ हुँ। करते-करते मुझे लगा कि मैं इसको अपने काम पे भी जो मेरा मतलब जो मेरा प्रॉपर काम है, उस काम पे भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मुझे सररिज़्म के बारे में उतना आइडिया नहीं था कि इसको सररिज़्म बोलते हैं। इस तरह से हम लोग मैं डाले के काम को भी नहीं देखा था उस टाइम पे। हुँ, तो बस हुँ, हुँ। मुझे कोई एक पोर्शन, पूरे काम को नहीं, कोई एक पोर्शन को तोड़ना बहुत अच्छा लगता था। तो उसी टाइम से मैंने ये स्टार्ट किया तोड़ना और उसके बाद से फिर ये कंटिन्यू जारी रहा और अभी तक उसी तरह से मैं काम करते आ रहा हूँ। कि मुझे क्योंकि रियलिस्टिक आपके कोई भी काम एक में पोर्शन। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि आपके काम में जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आप मशीन को भी ले रहे हैं, नेचर को भी ले रहे हैं, बिल्डिंग्स को भी ले रहे हैं।
तो एक जैसे हम जब काम करते हैं, कंपोजिशन करते हैं, तो एक उसमें ना सिमिलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके ड्राइंग में हर एक जगह पर एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बराबर है। मतलब आप चाहे वो आप मशीन का कोई पार्ट बना रहे हैं, एक स्क्रू भी बना रहे हैं, तो एक उसको एक ऐसा बना रहे हैं फ्लेक्सिबल तरीके से कि उसमें एक मूवमेंट होने की एक आशा है उसमें, मतलब वो मूवमेंट हो सकता है, मूव कर सकता है। ऐसी आप नेचर है तो जैसे पत्ती है वो हवा से हिल सकती है, हिलती है वो। तो हिलती है। वो जो एक जो पत्ती का नेचुरल जो गुण है, वो एक आप मशीनीकरण में या जो कलपुर्जे उनके बनाते हैं, तो वो चीज़ उसमें भी लगती है। तो इसलिए मैंने बोला कि एक जो संयोजन में आपने चीज़ें इस्तेमाल की हैं, कई बार क्या होता है कि बहुत मुश्किल होता है कि ड्राइंग के बीच में एक सामंजस्य बिठाना, उसमें एक कंपोजिशन में कई बार कुछ चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। तो वो जो एक मज़ा आना चाहिए, वो मज़ा नहीं आ पाता। पर आपके काम में क्या हो रहा है कि आप उस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं। तो वो हर जगह एक मज़ा आता है, एक मज़ा क्रिएट हो रहा है आपके काम में। सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि वो मतलब एक ही पेड़ की जो है ना वो सारी शाखाएँ हैं, ऐसा ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ अलग है। इंटरेस्टिंग है आपका, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, वही है एक्चुअली। अगर कोई भी चीज जैसे मशीन भी घूम रहा है या मशीन भी हिल रहा है या कोई भी काम कर रहा है ना, तो मुझे यही लगता है कि वो भी जिंदा है। मशीन हुआ तो क्या, उसमें भी जान है, वो भी हिल रहा है। तो मेरे लिए हर एक चीज हिलता डुलता है। अगर वो हिला ही नहीं तो मर गया। तो उसको बनाने बहुत का कोई अच्छा मतलब ही ये। नहीं बनता है। तो मेरे लिए कोई भी चीज बहुत होता है जो खूब। हमेशा हिलता डुलता ही रहता है। अगर पेड़ के पत्ते हो गया, पानी हो गया, हाँ, या ना, मतलब जो भी एलिमेंट्स होता है, मैं उसी एलिमेंट्स को मूव करने की कोशिश करता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। कोई भी एलिमेंट हो कि तुम आगे बढ़ो बस। क्योंकि जब हिलेगा डुलेगा बिल्कुल, तब तो आगे बिल्कुल। बढ़ेगा फिर। बहुत खूबसूरत। मैं आपसे प्रियम, मैं आपसे 2 या 3 सवाल अभी भी ज़रूर पूछना चाहूँगा, कुछ समय है हमारे पास। जी, जी। एक तो आपके इतने सारी आपने जो हमसे साझा किया आपके आर्ट वर्क्स, उसमें ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस की संख्या बहुत कम है। तो उसमें एक एक ही आपका वर्क है जिसका टाइटल है डिजिटलाइज़ेशन। और अभी हम डिजिटल मीडियम के जी, माध्यम से ही जुड़ पाए हैं, इतनी दूर-दूर बैठे हैं। मैं मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में इस वक़्त हूँ और आप असम के रहने वाले हैं, अभी दिल्ली में हैं, भारत हमारे साथ जी। जुड़े हैं दिल्ली से। तो यहाँ आपने ब्लैक एंड व्हाइट इमेज इस्तेमाल की है। बहुत रंग आप इस्तेमाल करते हैं और आपका रंग संयोजन और आपका रंगों का बैलेंस जो संतुलन आप बनाते हैं, वो काबिल-ए-तारीफ़ है, नो डाउट। यहाँ आपने जो ब्लैक और व्हाइट में ही बात रखी है अपनी, तो एक मुझे लगता है कुछ ख़ास रहा होगा ज़रूर, तो थोड़ा बताइए इस बारे में? एक्चुअली डिपेंड करता है आपका। जैसे हम लोग वुडकट करते हैं, तो वुडकट में मेरा होता है मल्टी कलर। हुँ, और ये हुँ। जो आप डिजिटलाइजेशन जो वर्क है, ये है एचिंग मीडियम में। और मैं हुँ, एचिंग मीडियम को एज ए ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रीफर करता हूँ। ओके। क्योंकि वहाँ पे एचिंग में क्या होता है, लाइंस के थ्रू आपको काम को प्रेजेंट करना होता है। अगर हाँ आपके जी। लाइंस में उतना वो दम नहीं है, या लाइंस को आप उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर एचिंग करने का कोई मजा नहीं आता है। और एचिंग में हम लोग अगर कलर यूज करते हैं, तो एचिंग में वो जो ब्यूटी होता है लाइंस का ना, वो ब्यूटी निखर के नहीं आ पाता है। तो इस जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस एचिंग का प्रोसेस है। तो मैं एचिंग में मैक्सिमम जो काम करता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट ही करता हूँ एचिंग में। हो सकता है एक दो जगह कहीं पे मैं हाईलाइट करने के लिए कलर यूज करूँ, बट मैक्सिमम मैं एचिंग में ब्लैक एंड व्हाइट यूज काम मतलब यूज करता हूँ, एक ही कलर में पूरे काम को। बट उसमें टोन अलग अलग होते हैं, लेकिन काम एक ही होता है, मोनोटोनस होता है उसमें, ब्लैक एंड व्हाइट में। और कॉन्सेप्ट के बारे में पूछे, तो इस काम में जो फ्रॉम बने हुए हैं ना, वो सारे मदरबोर्ड के फ्रॉम है, जो हर एक डिजिटल इमेज में, मतलब डिजिटल इक्विपमेंट्स में होता है। चाहे जी। लैपटॉप ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, मोबाइल, कोई भी हो, तो ये हुँ, मदरबोर्ड का ही फ्रॉम है, जिसको मैंने छोटे छोटे पोर्शन को तोड़ के बड़ा करके फिर उसको प्रेजेंट किया है। हुँ, हुँ, ओके। तो बहुत बहुत अच्छी बात है। एक्वाटेंट के बारे में अगर आप कुछ बताएँ, एक्वाटेंट 2 पंक्तियों में, एक्वाटेंट और एचिंग का फ़र्क? एक्वाटिंट, जी, जैसे जिंक प्लेट होता है, जिंक प्लेट के ऊपर हम लोग एक लेयर होता है जिसको हम लोग रेजिन डस्ट बोलते हैं, रेजिन पाउडर होता है। हुँ, तो हुँ, हम लोग उसको मैन्युअली हाथ के थ्रू या बॉक्स के अंदर डाल के, जो डस्ट होता है एकदम बारीक जो डस्ट होता है, उस डस्ट का एक लेयर हम लोग प्लेट के ऊपर डाल देते हैं। हाँ जी। और फिर उस लेयर को हम लोग नीचे से जब हीट कर देते हैं, तो वो लेयर प्लेट पे फिक्स हो जाता है। हुँ, हुँ, फिर फिक्स होने के बाद उसके ऊपर आप नाइट्रिक एसिड और गम मिला के, जिस तरह से हम लोग वाटर कलर करते हैं, तो उसी तरह से आप एसिड से उस प्लेट के ऊपर वाटर कलर इफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो एक्वाटिन का मेन
पर्पस मतलब मेन मोटो वही है कि आपके एचिंग के काम में वो जो वाटर कलर का फील हो वो फील लाने के लिए एक्वाटिन का यूज किया जाता है मेनली। धन्यवाद। ये हमने अपने छात्र दर्शकों के लिए सवाल आपसे किया था। यहाँ एक आपका काम है, फ्रेशनेस फ्रेशनेस ऑफ माय कल्चर सिंस 1449। तो आपने पहले बात की थी हमसे, तो मुझे लगता है उसी संदर्भ में यहाँ आप बात कर रहे हैं। हालाँकि मैं इससे जी पहले से ही जानना चाह रहा था कि आपने बहुत स्पेसिफिकली यहाँ बात की है, आपके कल्चर की एक समय के बाद से आपने बात की है। तो अगर आप थोड़ा-सा 2 पंक्तियों में जी कुछ बताएँ, सेंटर में आपने जो इमेज बनाई है, वो क्या है? और इस तरह से इस खास रूप में उसको बनाने का जो आपका विचार है, वो क्या है? जी। एक्चुअली हम जिस रिलीजन से आते हैं मतलब हम लोग जिस गुरु को मानते हैं जो महापुरुष शंकर देव थे वहाँ पे, तो वो किसी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, किसी भी मूर्ति की वो मतलब मूर्ति की वो पूजा नहीं करते थे। तो हम लोग एज ए गुरु आसन मतलब वो जो एलिमेंट आप बीच में देख रहे हैं ना उसको हम लोग गुरु आसन बोलते हैं। तो हम लोग जो भी टेम्पल्स में प्रोग्राम होता है या जो भी चीजें वहाँ पे होता है ना उस गुरु आसन के सामने ही हम लोग करते हैं। हुँ, तो वो जो बीच में जो फ्रॉम है आपका वो गुरु आसन है और उसके बैकग्राउंड में जितने भी आपको एक्टिविटी दिखेंगे डांस फ्रॉम है या म्यूजिक के आपका कुछ एलिमेंट्स है वहाँ पे। हम लोग का जो ट्रेडिशनल ड्रेस गमछा होता है वो गमछा भी आपको वहाँ पे मिलेगा। हुँ, तो उसके इर्द गिर्द जितने भी कल्चरल प्रोग्राम होता है उसी के इर्द गिर्द ही होता है। तो जो गुरु आसन मेन है तो उस गुरु आसन को ही मैं प्रेजेंट किया हूँ। और वहाँ पे आपको दिखेगा एक लायन है जो हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ है वहाँ पे। हुँ, तो हुँ। वो छोटे-छोटे जो सिंबलाइज़ होते हैं वो स्कल्पचर के फॉर्म में होते हैं और गुरु आसन के हर एक स्टेप में लगे हुए होते हैं और जिसके मायने अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग टाइम पे। जी, तो मैंने उसका एक छोटा पोर्शन उठा के उस काम पे प्रेज़ेंट किया है। ओके। अभी हम स्क्रीन पर इस समय आप प्रियोम, स्क्रीन पर इस वक़्त आप देख पा रहे होंगे फाउंडेशन ऑफ माय सोसाइटी ऑफ माय शीर्षक है। सोसाइटी। यस, यस। जी। और बहुत बताइए इस काम के बारे में कुछ। यहाँ पर अच्छा। गाड़ियाँ हैं, बीच में ग्लोब है, मशीन्स तो हैं ही बहुत, काफ़ी कुछ है इसमें। इस काम के पीछे का आपका क्या संदर्भ है? एक स्कल का शेप मुझे यहाँ दिख रहा है मूलतः, जो ओवरऑल जी। फॉर्म बोल सकते हैं हम। ये जो आपका जो फ्रॉम बाहर बैकग्राउंड में जो फ्रॉम क्रिएट हो रहा है हाँ जी। इसका जो ब्लॉक है ना वुडन ब्लॉक ही उस तरह से आया था। जब मैंने खरीदा था तो ब्लॉक ही उस तरह से था। हुँ, दो हुँ। अलग-अलग ब्लॉक थे इसमें। तो मैंने उन दोनों ब्लॉक को अरेंज करके वो शेप में लाया हूँ उसमें। और फिर जब मैंने अपने सामने रखा इस ब्लॉक को तो मुझे लगा कि इस ब्लॉक का जो शेप है उस शेप को अगर मैं कुछ उसमें ऐड कर देता हूँ इसमें तो एक ऑटोमेटिकली एक शेप बन जाएगा। तो हुँ, मैंने दोनों साइड में 2 पोर्ट्रेट का शेप बनाने की कोशिश किया है वहाँ पे। जैसे आँखों में आईब्रोज देखेंगे, चेहरा खुला हुआ जैसा लगेगा आपको वहाँ पे, 2 पोर्ट्रेट के। और इसके बीच में जो एलिमेंट सारे डले हुए हैं फाउंडेशन ऑफ माय सोसाइटी मतलब हम लोग ये जैसे हम लोग देखते हैं अपने हमारे समाज में सोसाइटी में जिस तरह से एलिमेंट्स है अभी, जैसे मैं अभी खैरागढ़ गया तो वहाँ पे जिस तरह के ऊपर काम हो रहा था, मतलब जो मशीन्स थे वहाँ पे चलते हुए, तो मुझे वो समाज बहुत अट्रैक्ट किया उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि मुझे लगा उस टाइम पे कि यहाँ का जो फाउंडेशन है, वो हमारे फाउंडेशन से बहुत अलग है। क्योंकि हमारे आसाम में खेती-बाड़ी होता है ज़्यादातर, गाय-भैंस होता है, वहाँ पे हल चलाते हैं। तो उस सोसाइटी से मैं बाहर निकल के आ चुका था। तो ये मुझे एक अलग सोसाइटी मिला था, अलग माहौल, अलग एलिमेंट्स मिला था। तो मैं इसी माहौल में और इसी सोसाइटी में घुल-मिल गया था। तो मुझे लगा कि इस सोसाइटी का जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन हो सकता है कि इसी बेस के ऊपर खड़ा हुआ होगा या इसी बेसिस के ऊपर आगे बढ़ा होगा। तो मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे प्रेज़ेंट करने की कोशिश किया था। हुँ। जी। और फाउंडेशन ऑफ लाइफ यहाँ पर है ये, जी। नौका की यहाँ आकृति पर है। जी। नौका जैसे नाव होता है, नाव को मैं अपने लाइफ के साथ ही जोड़ता हूँ क्योंकि नाव जिस तरह से मूविंग होता है, आप कहीं पर भी आप नाव देखेंगे ना, अगर वो बंधा होता भी होता है घाट पे, तो भी हिलता रहता है पानी की वजह से। हुँ, तो नाव मुझे बहुत पहले से बहुत पसंद था और जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइटल भी उसका है फाउंडेशन ऑफ लाइफ।
तो यहाँ पे मैं दो अलग अलग लाइफ का जो पोर्शन होता है उस दो अलग अलग लाइफ को मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दो अलग अलग तरीके से, दो अलग अलग समाज में जिस तरह से है वो हमारे समाज में है, बट उसका जो परवरिश होता है, जो आगे बढ़ने का तरीका होता है, या आगे बढ़ने के बाद वो जो बनते हैं, तो वो दो अलग अलग होता है। उन दोनों वो को मैं एक ही जगह से खड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहा था इस काम पे। दोनों ही लाइफ मूवेबल है, दोनों ही लाइफ हिलता डुलता है, दोनों ही लाइफ आगे बढ़ता है, लेकिन जो तरीका होता है वो तरीका जो है उस तरीके को मैं दिखा रहा था यहाँ पे। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ना जो अफ्रीकन फोक कला है और आमतौर पर जो ट्राइबल एक तरीका है कला उनका जो हम देखते हैं, तो उसमें एक सेंट्रल जो उनका एक आइकॉन रहता है, उनका जो एक आइडल इमेज होता है, कुछ कुछ वो भी दिख रहा है, रंग मिश्रण भी कुछ वैसा ही है। और कभी कभी आपके कामों में जापानी जो छापा कला है उसकी एक छाप दिखती है, प्रभाव दिखता है। तो अगर इस तरह के प्रभाव आपके काम में आते हैं तो उस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम नहीं देखता हूँ, मतलब फॉरेन आर्टिस्ट का हो गया या इंडियन आर्टिस्ट का भी हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना ज़्यादा काम देखता हूँ तो वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। मतलब मैं उसको कॉपी करने लगूंगा या उसी फॉलोअर्स में बढ़ता रहूंगा। तो मैं इसलिए कोई भी काम होता है आर्टिस्ट का तो मैं एक झलक उसको देख लेता हूँ, फिर मेरे दिमाग में एक इमेज बैठ जाता है, चलो ठीक है जापान में इस तरह से काम हो रहा है, यूरोप में ऐसे काम हो रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस इमेज को अपने दिमाग में ना रखूं, और जब मैं काम करने बैठता हूँ तो मैं अपने तरीके से क्रिएट की कोशिश करता हूँ कोई भी इमेजेस को। तो हो सकता है कि किसी इमेज का जापान का इन्फ्लुएंस आ जाए या यूरोप का इन्फ्लुएंस आ जाए, तो वो नेचुरली आ सकता है क्योंकि मैं काम देखता रहता हूँ कुछ ना कुछ करके। बट मैं कोशिश करता हूँ कि इन्फ्लुएंस में ज़्यादा ना हो और मैं अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करूँ, कोई भी कंपोजिशन हो, कलर सेंस हो, या कंपोज करने में अपने मतलब उसको ज़्यादा वो प्रीफर करता हूँ मैं। जी जी जी। ये जो अभी रेस्टलेस नेचर नाम से आपका जो काम है, जी, साइज इसका आपने मेंशन किया है, और इस 180 इंटू 120 और 90। हाँ जी, और इसकी एक सबसे मुझे जो इस इमेज में खास बात लगती है वो ये कि एक कंप्यूटर जनरेटेड प्रिंट का जो इमेज होता है इतनी आपने खूबसूरती से आपने इतनी आपकी जो आपकी कुशलता है वो यहाँ पर साफ दिखाई देती है कि कितनी सफाई से आपने कलर्स की जो मिक्सिंग, खासकर जो ऊपर आपने आसमानी रंग और ये सब और सफ़ेद उसमें छोड़ा है, तो ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, एक डिजिटल प्रिंट का यहाँ आभास हो रहा है। बहुत उम्दा कहेंगे, और मैं बधाई देना चाहूँगा आपको कि आप इतनी कुशलता से अपने अ, विचारों को यहाँ पर रख सकते हैं कागज़ पर। यहाँ पर एक्चुअली जी जी जी, बताइए बताइए। हाँ हाँ, बोलिए, नहीं बोलिए बोलिए। वो सेंट्रल एक इमेज है, यहाँ पर एक सेंटर में टेबल है, उसके ऊपर तो पूरी एक काफी सब है, काफी चीजें हैं इसमें, तो आप बताइए जरूर इसके बारे में, सुनना चाहेंगे। ये इसमें जो भी एलिमेंट्स है ना वो खैरागढ़ में जो मेरे रूम के आसपास के एलिमेंट है ना, सारे ऑलमोस्ट वही के एलिमेंट है। एक बाइक भी वहाँ पे पड़ा हुआ मिलेगा, तो वो बाइक हम लोग चलाते थे कभी कभी, और जब वो घूम फिर के बाहर आता था उसका पेट्रोल खत्म हो जाता था तो मैं उसको गिरा देता था, फिर गिरा के उसका ड्राइंग करता था मैं उसमें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उसका ड्राइंग करना। फिर उसके बगल में एक स्कूटी होगा तो स्कूटी भी वहीं पे खड़ा रहता था, अंकल जी का था, तो उसका भी मैं ड्राइंग करता था। फिर कुछ कूलर्स होंगे वहाँ पे, तो कूलर का भी मैं उसी तरह से ड्राइंग किया करता था, जो मेरे घर के आसपास में एलिमेंट्स थे। बट मेन थिंग ये है कि मैंने उसको अरेंज किया अपने कंपोजिशन के साथ। और जैसे इसमें पहले ही मैंने बोला था जो कलर्स में जिस तरह से लेयरिंग्स होता है, तो वो लेयरिंग्स बहुत डिपेंड करता है आपका, आप किस तरह से अपने काम को प्रेजेंट करते हो या किस तरह से अपने टेक्निकली आप उस चीज को करते हो। तो उसमें लेयरिंग्स का एक बहुत ही मेन मतलब बहुत ही अहम रोल है इस काम पे, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कलर्स के भी बहुत सारे लेयरिंग्स हैं। और वहाँ पे जो आपने बोला कि स्काई ब्लू है, तो उस स्काई ब्लू का भी लगभग 5 या 6 लेयरिंग्स है ब्लू के ऊपर भी। मतलब पहले डार्क ब्लू लिया हुआ गया, फिर इसके ऊपर लाइट करते 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 उस लेवल तक पहुंचा वो ब्लू। इसमें एक ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और जितने उसमें आपका जितने भी एलिमेंट्स है, और इसका जो मेन टाइटल है रेस्टलेस नेचर जो मैंने इसको दिया हुआ है, वो इसीलिए दिया हुआ है कि आप वहाँ पे देखेंगे कि पेट्रोल पंप डालने वाला जो पाइप होता है ना, वो पाइप वहाँ पे मेन जो सब्जेक्ट है वो पाइप ही है मेन सब्जेक्ट वहाँ पे, जिसको मैंने एकदम बीच सेंटर में डाला हुआ है।
तो हम लोग जब भी देखते हैं कि एक गाड़ी खराब हो जाता है या गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, फिर वो पेट्रोल पंप के पास जाता है, फिर उसके ऊपर रिफिलिंग होता है, फिर वो बंदा धुआं निकल के पूरा इधर-उधर घूम के आता है, फिर उसके बाद दोबारा रिफिलिंग होता है, फिर वो जाता है धुआं निकालने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में नेचर हम लोगों का बहुत ही बर्बाद होता रहता है कंटिन्यू, और हम उतना ध्यान नहीं देते उस चीज़ के ऊपर, लेकिन बेतहाशा हम उसको मतलब खर्चा करते रहते हैं। अगर हमको ज़रूरत भी नहीं होता कहीं जाने के लिए, फिर भी बाइक स्टार्ट करके चले गए, धुआं निकाल के चले गए, फिर पेट्रोल डाले, फिर उसको यूज़ किए। तो उससे कुछ-कुछ ऐसे भी चीज़ें होता है जहाँ हम लोग पैदल भी जा सकते हैं या वॉकिंग करके भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको स्कूटी, गाड़ी या जो भी होता है, तुरंत स्टार्ट कर फटाफट से निकल लिए। तो ये जो नेगेटिव ऐसा मतलब इफ़ेक्ट होता है काम पे, उस इफ़ेक्ट को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि रेस्टलेस नेचर कि नेचर को भी तो थोड़ा टाइम दो साँस लेने के लिए। बिल्कुल, 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 बहुत सही कहा आपने। इसी के साथ मुझे लगता है कि हम लगभग आपके सभी काम पे बात कर चुके हैं और आज का वक्तव्य हमारा अ, कुछ लंबा ज़रूर लगेगा आपको साथियों, लेकिन हम यहाँ ज़रूर आपसे कहना चाहेंगे कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम कलाकार से सीधा चर्चा में जुड़ पा रहे हैं और आपके साथ साझा भी कर पा रहे हैं। अज्ञे लाइव कला वार्ता कार्यक्रम अज्ञे विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म के मंच से संचालित है और अज्ञे विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म मंच कलाकारों को एक माध्यम देने का सुनहरा प्रण लेके कार्य कर रहा है। हम अज्ञे लाइव को यहाँ से संचालित कर पा रहे हैं, कलाकारों से जुड़ पा रहे हैं, आपके सामने हम उनको प्रदर्शित कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं एक बार फिर आभार दूंगा, धन्यवाद दूंगा विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म और उसके संस्थापक भारत कुमार जैन को। एक क्यूरेटर के रूप में उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर काम अपने हाथों में लिया है और मुझे भी अपने साथ उसमें भागीदारी का अवसर दिया है। कलाकार के रूप में भारत बहुत कुशलता से अपना काम और दृढ़ता से अपना काम करते आए हैं। आगे लाइफ में इसी तरह हम आपसे अलग अलग कलाकारों से रूबरू होते रहेंगे और आपसे अनुरोध रहेगा कि आप हमारे प्रयासों को अगर पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर इसे साझा कीजिए अपने फेसबुक पेज पर, अपने प्रोफाइल पर और ज़रूर आप कलाकार के द्वारा किए गए काम पर चर्चा कीजिए, कमेंट्स दीजिए अपने और भारत से मैं ज़रूर यहाँ पे आग्रह करूँगा कि वो कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करें अपने कुछ शब्दों के साथ और प्रियम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद प्रतीक जी। आज का संवाद जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि काफी लंबा जरूर हुआ है, पर आज जितनी सारी बातें हमने प्रियम भैया के माध्यम से और आपके संवाद से जो जान पाए हैं, वो निश्चित तौर पर जो कला के विद्यार्थी हैं, वह उनकी उपयोगिता जो है वो समझ पाएंगे। वो उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। ये जो उन्होंने इतनी आसान तरीके से जो हमने 40 मिनट 1 घंटे का जो संवाद किया है, ये चाह के भी उनको कहीं से मिल नहीं सकता। ना इंस्टीट्यूट में मिलेगा, ना कोई एक कलाकार, यदि एक कोई अच्छा कलाकार को भी बुला के यदि हम उससे बात कर पाएँ तो इतना समय और इतनी गहराई से एक-एक काम की टेक्निक पे इस जी, जी। तरीके से जो जो प्रियम भैया ने बताई है, इतनी गहराई से इतनी सारी चीजें बताई हैं, किस तरीके से सोचना और उसको यथार्थ में लेके आना, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। और ये हम कलाकार हैं इसलिए आपसी में समझ पाते हैं इतनी, नहीं तो चीजें बहुत आसान नहीं है करना। जी, तो ये बिल्कुल, बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है कि ये मेरे लिए भी लकी रहा कि वो मेरे सीनियर भी हैं और आज तो चूंकि उनके जो 2011 का मैंने कुछ काम देखे, वो काम मैंने उनको करते हुए देखा है, उनको प्रिंट लेते हुए भी देखा है। तो मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि उनसे इतनी बातें हो पाई और मैंने इतना लंबा उनको सुना और बहुत सारी चीजें इवन उन्होंने कभी हमें खुद गाइड किया है कि इस तरीके से काम किया जाता है। तो ये मेरे लिए भी सम्मान की बात है और वो इस मंच पर आए हैं, औरों के लिए भी बहुत एक सम्मान की बात है और उनको सुनने का मौका मिलेगा। और इतने अच्छे कलाकार हैं वो और इतना पेशेंस है उनके काम में, मैं तो रिस्पेक्ट मतलब
मेरे लिए तो बहुत ही एक स्तर के व्यक्ति, एक स्तर के कलाकार है वो, तो इसलिए मैं तो छोटे भाई होने के नाते तो पहले तो उनको बधाई देता हूँ। और वो इतना प्यार करते हैं हम लोगों से कि उन्होंने इस चीज में इतना इंटरेस्ट दिखाया, हम लोगों को एक मौका दिया। तो भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। और अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें करके। और हमारे आने वाले प्रोग्राम के लिए भी ये है कि जो दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज ये है कि हमारे जो अग्रिम कलाकार हैं, मॉरिन माकी, कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से है वो। अब वो एक चित्रकार हैं, तो हम नए रूप में फिर उनसे संवाद करेंगे, उनके काम देखने को आपको मिलेंगे कल। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कोशिश करिए कि जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार इस पे मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा समय निकालिए हमारी बातों को, हमारे कलाकारों को हमारे कलाकार इतना समय दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर और इतनी कला की इतनी गहराइयों में जाके बात कर रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा समय निकाल के आप लोगों से अनुरोध है कि आप थोड़ा समय सुनने में जरूर दें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रतीक जी को धन्यवाद और हमारे प्रियम भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं यहाँ अंत में कलाकार से 2 शब्दों में उनके विद्यार्थियों के लिए और भावी कलाकारों के लिए एक मैसेज या कुछ 2 पंक्तियाँ जो वो साझा करें और हम अपने कार्यक्रम को इसी के साथ विराम देंगे। प्रियम जी। मैं बस इतना एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि नेवर गिव अप प्रिंट मेकिंग। ओके, दैट्स ग्रेट। थैंक यू। दैट्स ग्रेट। साथियों, आज के हमारे अंक में इतना ही। हमें बहुत खुशी है और मैं आभार देता हूँ कलाकार का, अपना समय दिया उन्होंने। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे नए कलाकार के साथ, जैसा भारत ने बताया, और एक के बाद एक हम आपसे वादा करते हैं कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि सभी कलाकारों को इस मंच के माध्यम से आपके सामने ला सकें। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा धन्यवाद।